पूछा हुआ है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिक, सीमांत उपयोगिता अधिक धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी। हाँ, और हमेशा नहीं बढ़ेगी, एक समय जाकर घट जाएगी। तो ऋणात्मक रूप से ह्रास मान, ऋणात्मक नहीं ह्रास मान में घटेगी। कैसे घटेगी? क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी लेकिन एक समय जाकर डाउन होगी। तो ह्रास मान में बढ़ेगी, नेगेटिव रहेगा तो घटेगी, नेगेटिव रहेगा तो घटेगी। जो होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं समझ लो ना 8। तो ये कहता है कि टोटल यूटिलिटी जो होता है 8 हम लोग दिखा ना, ये कहता है टोटल यूटिलिटी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जिस इकाई के लिए हम टोटल यूटिलिटी लिए कितना है 8, इसके जस्ट सामने वाला मार्जिन माइनस 8, इससे पहले वाला सब जोड़ दीजिए। सुनो ध्यान से, जिस भी यूनिट के लिए हम टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला मार्जिनल यूटिलिटी से लेके ऊपर जितना मिले बराबर के जोड़ दीजिए, वो इतने आएगा। यहां से लेके पूरा जोड़िएगा तो 8 आएगा। जोड़ के देखिए, चल पड़ गया साधु, कौन उठाइए उतने आएगा। जैसे देखिए मेरी ओर ये 3 है ना, 3 के आगे मार्जिनल यूटिलिटी पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा 3। जोड़ के देख लीजिए, देखिए ये 3 है ना, इसके जस्ट सामने -5। अब ये -5 ये सबको जोड़ते ये 3 आएगा। आ गया, देखिए -4 और ये 4 काट देगा। अब -5 और ये -2 हो जाएगा, -3 और -3 और ये 3 हो गया। कहीं पे आप देख लीजिए 12 है, तो 12 के सामने और उसके ऊपर वाला टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 12 हो जाएगा। 12 के सामने 2 4 6 6 12। उसी तरह की टोटल यूटिलिटी जो होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी के टोटल समेशन के बराबर हो जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि यूनिट 2 के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी है 10, तो यूनिट 2 के लिए टोटल यूटिलिटी 10, तो ये कहता है कि बाकी 4 और 6 को जोड़ के देखिए 10 बराबर 10। तो टोटल समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ, कहीं बीच में कोई दमे नहीं है, बस दो चीजों में घटा देना। कहेगा कि 9वीं वस्तु के लिए अगर टोटल यूटिलिटी 10 है और 10वीं वस्तु के लिए टोटल यूटिलिटी 15 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 5। मतलब कोई वस्तु है, ऐसे कहेगा कोई वस्तु है तो उसके 9वीं वस्तु से हमें संतुष्टि मिला है 25 और इसके 10वें यूनिट से इसकी संतुष्टि मिली है 40, तो यूटिलिटी 15, यूटिलिटी 15। अब अपना सुनिए ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो गई तो सीमांत उपयोगिता, बाबू उपयोगिता 40 से बढ़कर 52 हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी 52, मार्जिनल यूटिलिटी 12। आसान होता है। सुनो तो क्या, शून्य हो जब सीमांत उपयोगिता शून्य तो कुल उपयोगिता, जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो तो टोटल यानी कुल उपयोगिता अधिकतम। एकदम है, उपयोगिता से अभिप्राय उपभोग से या संतुष्टि से? संतुष्टि से। जब सीमांत उपयोगिता घटती है, मतलब ऋणात्मक होती है, घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए घट रही है ना, यानी निगेटिव होती है तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। न्यूमेरिकल बना सकते हैं, किसी वस्तु के 9वें यूनिट की उपयोगिता 25 और 10वें यूनिट की उपयोगिता 18 है। 9वें यूनिट की उपयोगिता 25 और 10वें यूनिट की उपयोगिता 18 है, तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी -7, यूटिलिटी -7 निकाल लेंगे। औसत उपयोगिता यूनिट टोटल यूटिलिटी मार्जिनल टोटल लिखेंगे। औसत उपयोगिता में कुछ करना ही नहीं है, टोटल वो कितनी इकाइयों का दिया उसी से भाग देना है। जैसे अगर 5 आम के खाने से अगर 60 यूटिलिटी प्राप्त होता है उपयोगिता, तो औसत उपयोगिता 60/5। औसत उपयोगिता जैसे एक इकाई से अगर उपयोगिता मिलती है, सपोज कीजिए यहाँ पे 40 और दूसरी इकाई से उपयोगिता मिल जाती है 50 मान लीजिए, दूसरे से उपयोगिता कितनी मिल गई? तीसरे से उपयोगिता मिल गई 60, चौथे से भी उपयोगिता हो गई 60, पांचवें से उपयोगिता हो गई 30, छठवें से उपयोगिता हो गई 10। तो देखिए इस स्थिति में जब आप एवरेज यूटिलिटी निकालेंगे, एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट, टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। जैसे आप एक आम के खाने से अगर 40 उपयोगिता मिलती है, उपयोगिता मात्रा को दर्शाता नहीं है, किसे दर्शाता है? संतुष्टि को दर्शाता है। और सबके लिए यूटिलिटी अलग अलग हो जाएगी, सबकी यूटिलिटी कैसी होगी? अब किसी को आम पसंद नहीं है, निकाल सकते हैं एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन यूनिट, एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूनिट अपॉन, जैसे हम ले लेते हैं 30 बटे कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। समझ में ये है कि नहीं? अधिशेष उपभोक्ता अधिशेष किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के लिए हम कितना एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं उसी को क्या कहेंगे? उपभोक्ता अधिशेष। ये तभी होता है जब हमको यूटिलिटी उससे बहुत ज्यादा मिले, यूटिलिटी मतलब हमें कितनी संतुष्टि मिलती है और उसके लिए हम कितना पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष कहलाएगा, एक्स्ट्रा पैसा जितना दे सकते हैं। सपोज यूटिलिटी रहती है तब तो किसी चीज की आपके लिए बहुत उपयोगिता है तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, वही एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है? अधिशेष, उपभोक्ता अधिशेष। जैसे विद्यार्थी सब जो है समझना, एग्जाम से पहले दलालों के अगल बगल में घूमना चालू कर देता है, कहीं यदि प्राइस को ही बढ़ा दिया जाए तो उपभोक्ता अधिशेष बढ़ेगा कि घट जाएगा? चलिए देखते हैं बढ़ा के किस हम कर देते हैं 10,000, रेट में कितना कर दिया 10,000। तो अब बताइए इस कंडीशन में उपभोक्ता अधिशेष 10,000 की जगह कितना दिया है? 40,000। तो इस कंडीशन में उपभोक्ता अधिशेष 30,000, तो उपभोक्ता अधिशेष घट गया कि नहीं घट गया? घट गया। ओरिजिनल प्राइस में और एक्स्ट्रा प्राइस में जो अंतर होता है उसी को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। अब पता चला ओरिजिनल प्राइस बढ़ा दिया तो ये अंतर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उपभोक्ता अधिशेष का मांग घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? वही घट जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? वही बताइए प्राइस बढ़ने से उपभोक्ता अधिशेष का मांग घट जाता है, यहाँ पे उपभोक्ता अधिशेष का मांग घट जाएगा। इच्छुक अधिशेष क्या होगा? देखिए एक इतना पसंद है कि 200 रुपया दे रही है इसका, तो बताइए इच्छुक कितना पे है? 200 पे। अब ये बताइए यहाँ पर गलती क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ से ना आप घटा देंगे इसको और यही हो जाएगा गलत, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस 120 थोड़ी है, 120 पे तो उसने डिस्काउंट दे रखा है 25%। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्राइस। क्या निकालेंगे? प्राइस। तो 120 माइनस 25%, 120 माइनस 25% कितना होगा इसका? हाँ 90 हो गया। कितना रुपये हुआ? 90 रुपये। कितना रुपये हुआ? 90 रुपये। आइए देने को कितना दे दिया? पैसा कितना है? 200। तो उपभोक्ता अधिशेष कितना हो जाएगा? 200 रुपया देने के लिए इच्छुक है। एक्चुअल प्राइस डिस्काउंट के बाद कितना है? 90। कितना हो गया? तो उपभोक्ता अधिशेष एक्स्ट्रा लाभ होता है, क्योंकि दुकानदार अगर 90 में भी को न्यूनतम 7,000 रुपए में बेचने को इच्छुक है, लेकिन बेचते समय उसका प्राइस 12,000 बताती है। ये इसलिए बताती है कि कोई कम कराते कराते कहां चला जाएगा? 7,000 रुपए आएगा। अब एक बात बताओ बाबू, ध्यान से समझिए, अगर बेचती तो भी फायदा था, लेकिन वो फायदा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कमा सके इसलिए कितना बोली है?
एक्चुअल प्राइस उसका कितना है। अब इस 12,000 में कोई खरीदे या 10,000 में खरीदे या 11,000 में खरीदे, ये सब जाएगा उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है। अब ये डिमांड कितना की करेगी, लेकिन वो 10,500 में से अंततः बेच देती है। अंततः कितना बेच दी, 10,500, यानी यह प्राइस में बिक गया और यह इसका एक्चुअल प्राइस था। तो उपभोक्ता अधिशेष इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, कितना 3500, कितना आ गया 3,500, 3500 आगे कितना आ गया। इसको बढ़ने पर उपभोक्ता अधिशेष बढ़ेगा कि घट जाएगा, कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता अधिशेष कम हो जाता है। महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो मार्जिन कम नहीं हो जाएगा जी। एमआरपी को प्राइस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं प्राइस, और यहां हम लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी लिख देगा 100% कोई सेटिस्फाई कर सकता है कितना प्राइस पे, अब मार्जिनल लिखेंगे कि टोटल यूटिलिटी लिखें, क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी 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 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब इसको टेक्निकल भाषा में कैसे लिखेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तो यही तो चीज है जी, इसको ऐसे लिखा है, शॉर्टकट में लिखा। अब इसका सजावट बच गया, क्या बच गया, सजावट। अब समझिए कि ये किस चीज का प्राइस है, किसी न किसी सामान का प्राइस है कि नहीं है, ये प्राइस किसी न किसी सामान, तो माना कि वो प्राइस x है, तो ये यूटिलिटी किस चीज का है, उसी x का, तो ये हो गया x। अब बताइए ये विद्यार्थी को नाश देगा सब कि नहीं, ये x u m y लिख लिख के, क्या मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें उस प्राइस पर मिल जानी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट ज्यादा देर टिकेगा। अदरवाइज वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, उसके किसके बराबर होता है, तभी वो किस स्थिति में रहेगा, संतुलन की स्थिति में, नहीं तो संतुलन में पाएगा। हर हाल की अवस्था में, किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था मतलब उसकी संतुष्टि उसके एमआरपी पे मिल रही है। संतुलन की अवस्था में एक वस्तु ए के लिए क्या संभव है, वस्तु ए का के लिए क्या संभव है, तो संतुष्टि इक्वल टू प्राइस। तो यही होना चाहिए ना कि मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए, किसके प्राइस के बराबर यहाँ होना चाहिए, ए की प्राइस। तो यहाँ पी लिखेंगे, पी ए लिखेंगे, या एम ए लिखेंगे, एम ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, तो ये था ऑप्शन ए में। अब एक था ऑप्शन बी में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ जेड। आप यकीन कीजिएगा इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, जिसकी बात कर रहा है उसी का होगा यहाँ पे। अगर x की बात करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x, अगर यहाँ बात कर रहा है a का तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ b। इसको भी छोड़ के आ गया था। संतुलन की स्थिति में वस्तु a के लिए क्या संभव है, एक लाइन में खत्म, कुछ देर नहीं किया, खाली पूछ रहा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। अब वस्तुओं की यूटिलिटी देख रहे थे कि कौन सी वस्तु हमारे लिए कितना उपयोगी है। जैसे ठंडी के दिन में कंबल की उपयोगिता बढ़ जाती है, कैसे निकालते हैं समझिए ध्यान से। मार्जिनल यूटिलिटी में जब हम प्राइस से भाग देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी में किससे भाग देते हैं, प्राइस से भाग देते हैं, तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु x, ये प्राइस x, समझ गया। हम x x सब क्यों लिख रहे हैं, मजबूरी है लिखना, आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज का दिया रहेगा, उसका प्राइस दिया रहेगा, जब उस यूटिलिटी में उसकी प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या लेता है, मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई दिक्कत, इस सीमांत उपयोगिता 50 है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है तथा उसका मूल्य 10 है, तो प्राइस कितना है 10, काटेंगे कितना है 5, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लेंगे। आपने न्यूमेरिकल दिया हुआ ये वाला की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस, संतुलन की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल वस्तु y का उपभोग करता है, यहां तक मतलब कोई मतलब ही नहीं करना, मतलब हम यहां y लगा देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y, कोई मतलब ना इसका। अब क्वेश्चन शुरू, वस्तु y की अंकित इकाई के उपयोग से अंतिम इकाई के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता 50 यूटिल है, कितना है 50 यूटिल है। एवं मार्जिनल यूटिलिटी देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 50, कौन सी वस्तु है y है 50, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 10। देखिए ध्यान से मेरी ओर देखो बाबू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y वस्तु y कितना है, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10, मनी है 10, अब पूछ क्या रहा है प्राइस, प्राइस बताइए क्या होगा, ये ना क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यही ना है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की जगह y है कितना है 50 अपॉन प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 10, इसे कर दिया ये p बन जा p बराबर, अरे इधर मत समझिए, यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कभी कभी यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तब होगा जब दो वस्तु जैसे कॉपी और कलम, कॉपी और कलम, खाली कलम वाले का लीजिएगा, ये एक सवाल का झमेले खत्म, हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा बताते हैं कौन सा, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु 2 और प्राइस 2 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नहीं समझे, ए बी सी डी तक चीज का लीजिए पेन, अब भाई को मान लीजिए कॉपी, हम जिस प्राइस में पेन खरीदते हैं ना, हम लोग को उस प्राइस पे हमें वो पेन संतुष्टि दे देता है। 3 रुपया वाला पेन हम सेटिस्फाई रहते हैं, 30 रुपया वाले से भी सेटिस्फाई, क्योंकि 30 रुपया वाला खूब बढ़िया चिकन चलता है, ये फार्मूला लिखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस y इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। ये तो फार्मूला है, कोई क्वेश्चन था नहीं का, इस स्थिति में लिखा था केस 1, क्या लिखा था केस 2 को क्वेश्चन पूछा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिन ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस y। अच्छा हमें m लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति अगर दे दिया है तो मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु a है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वस्तु v है, वो उस प्राइस के हिसाब से सेटिस्फाई है, समझा। लेकिन कहा था ये बताइए केस 1 में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम। अगर हम ऐसे कहें ये कलम है ये कॉपी है, तो अभी आपको किसकी उपयोगिता ज्यादा दिख रही है, हां क्वेश्चन पूछा था संतुलन में लाने के लिए, सुनिए ध्यान से, अभी तो ये तो संतुलन में बराबर है, क्या ये संतुलन में है, संतुलन में ज्यादा यूटिलिटी। क्वेश्चन कहा था कि केस 1 में इसे संतुलित करने के लिए, जो अभी संतुलित नहीं है, अभी ज्यादा कौन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुनिए x की ये कब संतुलित हो, x इज ग्रेटर देन y कर दे, y इज ग्रेटर देन x कर दे, किसकी मात्रा बढ़ा दे,
आप लोग बताइए, ज्यादा तो इसमें सहमत है? हाँ, बढ़ जाएगा बबुआ, ये मैथ नहीं है, इकोनॉमिक्स है। यूटिलिटी आपको बराबर करनी है। देखिए सुनिए ध्यान से, ऐसे समझिए, ये आम है, ऐसे समझो ध्यान से, बराबर करनी है, बराबर कीजिए तो सबसे अच्छा तरीका, ओके 2 आम खिला दीजिए, 5 बस इसको 5 आम खिलाइए तो मन उबिया जाएगा, इसका मन उबिया जाएगा, और जैसे मन उबिया उपयोगिता खत्म, यूटिलिटी खत्म, समझ रहा है? तो हम सेब खिलाना ही नहीं है इसको, सेब छोड़ दीजिए जैसे वैसे। अरे 5 को क्या कीजिए, एकदम मीठा आम खिलाइए, मन आम सूख जाएगा, और कहिए वो आम खिलाना ना एकदम चटनी, बराबर करने के लिए x को और ज्यादा कीजिए ताकि इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। तो बताइए क्या ये सही होगा? कौन होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। x की वैल्यू को मच के बढ़ाइए, x की वैल्यू को मच के बढ़ाइए, जहां ज्यादा उपयोग करेंगे यूटिलिटी घट जाएगा। ऑफ x अपॉन प्राइस x इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस y अपॉन प्राइस y। इस कंडीशन में बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा? हाँ, y का उपभोग बढ़ा दो, y का उपभोग अच्छा तो रेवेन्यू कितना का सामान बेच दिया, यही क्या कहलाता है? रेवेन्यू। कितना का सामान बेचे, यही क्या रेवेन्यू? टोटल पैसे का कलेक्शन रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू इज नॉट योर प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू आपका प्रॉफिट नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति 20 को समोसा बेचा, एक समोसे का रेट 5 रुपया, समझ लीजिए गांव में 5 रुपया मिलता है। जैसे सीमांत रेवेन्यू माइनस प्राइमरी रेवेन्यू, यही होगा, यही ना फॉर्मूला होगा। सेकंड रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बाबू? आप कितना प्राइस कितना था और उत्पादन कितना किया, उत्पादन को मान लीजिए भाई, उत्पादन को क्या मान लीजिए भाई, तो पहला प्राइस इनटू पहला उत्पादन, नहीं दूसरा होना चाहिए जी, दूसरा प्राइस माइनस दूसरा उत्पादन, माइनस पहला प्राइस इनटू, हो गया ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, रेवेन्यू 2 रेवेन्यू 1, समझ गया? और ये क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत राजस्व। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेकेंडरी रेवेन्यू माइनस प्राइमरी रेवेन्यू। सेकेंडरी रेवेन्यू मतलब सेकेंडरी रेवेन्यू P2 Y2 माइनस P1 Y1। P क्या है? प्राइस, Y क्या है? उत्पादन, Y क्या है? आगे बढ़े, अब निकालेंगे कि सीमांत का मतलब पहले वाली वैल्यू, ऐसे नहीं निकालते थे जी, सीमांत वैल्यू कैसे निकालते थे? बाद वाला माइनस पहले वाला। यही अधिक मजदूर बढ़ाने पर ईंट निर्माण में उत्पादन की इकाई 2000 से बढ़कर 2250 हो जाती है। सुनो बाबू इधर, यानी Y1 कितना था? 2000, आइए बढ़कर Y2 2250 हो गया है, 2250 हो गया एक मजदूर बनने पर हो गया। लेकिन ईंट निर्माता को प्रति इकाई दर 15 रुपए से 14 रुपए तक करनी पड़ रही है। यानी पहले ईंटा का जो प्राइस था वो 15 रुपया था, अभी ईंटा का प्राइस कितना हो गया? 14 रुपया। हाँ 14 रुपया नहीं हो गया? अच्छा ईंटा सस्ता क्यों किया? प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये बताओ हम पानी हो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सेकेंडरी रेवेन्यू माइनस प्राइमरी रेवेन्यू, यही होता है। सेकेंडरी रेवेन्यू मतलब बाद में कितना उत्पादन हुआ और कितना का हुआ, ना P2 Y2 माइनस P1 Y1, यही हुआ। बताइए प्राइस सेकेंडरी कितना था? 14, अब सेकेंडरी उत्पादन 2250 माइनस प्राइमरी प्राइस 15 रुपया 2000, बोलिए ये कितना होगा इसका? 31,500 कितना? 30,000 कितना हो गया? तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू समझ गया? यानी वो प्राइस 1 रुपया घटा भी दिया, प्राइस की वजह से उसको फाइनली प्रॉफिट हुआ है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जब ऑफर निकालती हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू पर ही ऑफर निकालती है। प्राइस कितना है? प्राइस मतलब मूल्य कितना है, समझ गया? तो आप बताइए, तो जब हम प्राइस और मूल्य का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू। तो आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ देते हैं प्राइस किसी से 1 2 3 4 5, पहला चीज का उत्पादन 10 रुपया में किया, दूसरा का 8 6 4 2। ये बताइए ये प्राइस लगातार क्या कर रहा है? घटा रहा है। प्राइस क्या कर रहा है? आपको पता है कि रेवेन्यू निकालते हैं हम, कितना उसका प्राइस था और कितना सामान बिका था, तो उसी हिसाब से हम क्या निकालते हैं? रेवेन्यू। बताइए टोटल रेवेन्यू 10 एक सामान बेचा 10 रुपया बेचा, 10 गुणे 10 10, 2 का सामान बेचा 8 रुपया। जब प्राइस 8 रुपया किया तो क्या बिक गया? 2 को बिक गया, तो कितना रुपया रेवेन्यू? जब प्राइस घटा के 6 किया तो कितना बिक गया? 3 रेवेन्यू 18। जब प्राइस 14 किया 4 किया तो 16 हो गया 10। नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे ही तो यूटिलिटी निकाल लेते लोग, यूटिलिटी ऐसे नहीं निकाल लेते लोग। हो गया प्राइस का मल्टीप्लाई किया था किसमें? हाँ यूनिट से। यूनिट कितनी इकाई का उत्पादन किया है, देखिए तो निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे निकाल लेता है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए, मार्जिनल रेवेन्यू कुछ भी निकालिए, 10 में से कुछ घटेगा, 10 में से कुछ नहीं घटेगा तो 10, 16 में से 10 गया 6 2 माइनस ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या हो? मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? सेम ऐसे किसमें निकाले थे? यूटिलिटी में, यूटिलिटी में निकाले थे ना। अच्छा एवरेज रेवेन्यू भी बताया आपको, टोटल रेवेन्यू में भाग देना है इकाई से। टोटल रेवेन्यू में किसे भाग देते हैं? टोटल रेवेन्यू में जब भाग देते हैं किसे? इकाई से, तो क्या निकल जाता है? हाँ एवरेज रेवेन्यू। प्राइस ये है टोटल रेवेन्यू। क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 10 है, 10 में कितने इकाई के लिए? तो 10 बटा 1 कितना हो गया? 10। ये 16 बटा 2, 16 बटा 2 कितना हो गया? 8। ये 18 बटा 3 कितना हो गया? 6। ये 16 बटा 4 कितना हो गया? 4। 10 बटा 2 5 5। प्राइस से क्या मतलब है? एवरेज तो निकाला था इकाई पे, एवरेज किसमें निकाला था? इकाई पे। तो 10 रुपया आया काय को बेच के, तो एवरेज ये चीज कितना का बिका? 2 रुपए का। हाँ तो एवरेज में ये कितना का बिका होगा? 2 रुपया में। तो 10 बटा 5 2 आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो एवरेज पूंजी उद्यमी क्या होता है? उद्यमी, उद्यमी होता है। देखिए ध्यान से, भूमि सबको चाहिए, एक ही रेट पे भूमि होता है। आप कहीं भी देखिएगा किराया लगभग उस पूरे शहर का कमोबेश एक जैसा रहेगा। सभी प्राइस को हम 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। कुछ कुछ चीजों में देखिएगा ना प्राइस बहुत महंगा रहेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। बासमती चावल बहुत महंगा, क्वालिटी भी लेकिन अच्छी होते हैं। कोई ऐसे समझ जिसका प्राइस बहुत ज्यादा और क्वालिटी एकदम खराब, जैसे ट्रेन में खिलौना बेचेगा सब, क्वालिटी भी एकदम घटिया, चाइनीज
चाइनीज एकदम सस्ता, एकदम गया गुजरा, एकदम सस्ता, एकदम गया गुजरा। प्राइस कम, क्वालिटी हाई, दिख रहा है। केजीएस में फीस कम, क्वालिटी हाई, सबसे पी है, और उसकी आपूर्ति यानी सप्लाई, आपूर्ति मतलब सप्लाई 4000 प्लस 40 पी है। ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य क्या होगा? तो संतुलन मूल्य यानी मूल्य ना ज्यादा हो ना कम हो, तो संतुलन मूल्य के लिए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई बना लेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। डिमांड कितना है? 11000 माइनस 30 पी, सप्लाई कितनी है? 4000 प्लस 40 पी, यही ना है? एनी प्रॉब्लम बताइए? 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 30 इसमें जाके जुड़ जाएगा, कितना पी? 70 पी। ये 4000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 11000 में से 4000 घटाएंगे। हाँ क्या कहेंगे? इसको हम लोग स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर होता है वैसा बिजनेस जिसका सिंगल मालिक हो। क्या हो? सिंगल मालिक हो, वही क्या होता है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर में मालिक कितना? एक, सिंगल मालिक होता है, जो कुछ करेगा वही करेगा। समझा कि नहीं आ गया? तो प्रोप्राइटर में कितना मालिक हो गया? एक। इस पर कंपनी एक्ट लगभग नहीं करता। समझा? अब ये शेयर कैसे दे सकता है? इसका मालिक क्या होगा? देखिए, कोई कंपनी पे केस होगा तो मालिक को झेलना पड़ेगा, सब कुछ उसी से रिलेटेड होगा। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कितने डायरेक्टर? 2 डायरेक्टर होना चाहिए, 2 आदमी कम से कम इसमें चाहिए। भले आप क्या कीजिए, एक आदमी 99% रख ले और एक आदमी 1% रख ले, कहे खातिर ये मालिक है, इसके लिए और खतरनाक करना है तो आप अपने पास रखिए 99.9%, आईबो को दीजिए 0.1%, लेकिन इसको कम से कम कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम कितने होने चाहिए? अच्छा, आप इसमें बांट भी सकते हैं, इसमें आप चाहे तो क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। 10% हिस्सेदारी आप रख लीजिए, 2% आप रखिए, 3% आप रखिए। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? आज को समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और यही बड़े होकर पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड बड़ी होकर क्या होगी? पब्लिक लिमिटेड। अब वही पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी कहां पे? शेयर बाजार में। कहां हो जाएगी? शेयर। तो प्राइवेट लिमिटेड भी शेयर बाजार में जा सकती है और पब्लिक लिमिटेड भी, बट सबसे छोटी इससे बड़ी यही बड़ा गया पब्लिक लिमिटेड। पहले छोटा था तो प्राइवेट, अब बड़ा हो गया तो पब्लिक। नहीं समझे? इसमें एक हो गया मालिक, क्या हो गया? मालिक। इसे कहेंगे शेयर होल्डर। यार इसमें कम से कम कितने शेयर होल्डर हैं? हाँ, तो शेयर होल्डर। डायरेक्टर 2 होने चाहिए, तो क्या चीज? मालिक। क्या हो गया? मालिक, शेयर होल्डर। इसमें अब ये हो गया पैसा लगाता है, मेनली इसका काम क्या है? पैसा लगाता है। अब ये काम करने के लिए अपने नीचे अधिकारियों को रखेगा, डायरेक्टर को। किसे रखेगा? कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 से कम डायरेक्टर नहीं हो सकता, वरना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा, अकाउंट सी सब कुछ खत्म। डायरेक्टर हो गया। अब ये मालिक अपने काम करेगा, हो सकता है तो अपने डायरेक्टर बन जाए, तू मालिक को मिलकर अपने क्या बन जाए? डायरेक्टर। समझ गया? तो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? मालिक के पास। सैलरी, अब आप कोई कंपनी बनाए, 2 भाई मिलकर क्या बनाए? कंपनी। तो भाई 2 भाई मिलकर क्या हो गए? मालिक। अब भाई 2 भाई मिलकर डायरेक्टर। तो जो सैलरी जाएगी डायरेक्टर, साल के लास्ट में प्रॉफिट जाएगा मालिक के पास। समझ गया? अब सीएल ऑफिसर को किसे देगा? फाइनेंशियल ऑफिसर को दे देगा। समझ गया कि नहीं? फाइनेंशियल ऑफिसर को। अब फाइनेंशियल में भी कई आदमी होता है, कौन आदमी है? वो आदमी कोटेशन पता करने के लिए, ये समझता है? टेक्निकल ऑफिसर कौन देगा? वो अब टेक्निकल ऑफिसर भी कई लेवल के होते हैं, छोटा, मिडिल, हाई। जो सबसे ऊपर आएगा चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीटीओ। क्या हो गया? चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीटीओ। लीगल किसी की सैलरी बनाना, पीएफ काटना, पता नहीं है कंपनी की जिम्मेदारी है पीएफ काटना, नहीं पीएफ काटना कंपनी पकड़ा जाएगा, पता नहीं है ना? पेमेंट देना, अगर कर्मचारी पुराना हो गया तो ग्रेचुटी देना, रिटायरमेंट जा रहा है तो पेंशन बना के देना, ये सारा चीफ लीगल ऑफिसर। समझ रहा है कि नहीं? अभी बताइए, कंपनी को दूर तक ले जाना, लेकर काम बहुत आगे तक ले जाना। समझ रहा है कि नहीं? अब डायरेक्टर कितने होते हैं? 2। समझ कीजिए 15 डायरेक्टर हो गए। क्या हो गए? तो भैया 15 डायरेक्टर में सबसे बड़ा पावर किसके पास होता है? डायरेक्टर के पास होता है। अब 15 को कहेगा हमें ले जाएंगे तो कंपनी उलट देगा सर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या रखेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी रखेंगे। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? अभी 15 को डायरेक्टर में से दूसरे लेके कितने हो सकते हैं? 15 को मिलकर आपको यार ये भी बहुत सी डायरेक्टर। अब कोई कंपनी पूरी दुनिया में देख रही है व्यापार, पूरी दुनिया में, जैसे टाटा कंपनी है, उसका ट्रक बांग्लादेश में बिक रहा है, तो भाई बांग्लादेश के ट्रक का डिजाइन अलग होगा, रिक्वायरमेंट अलग होगी, सड़कें अलग होंगी, तो वहां का एक मैनेजिंग डायरेक्टर बांग्लादेश का अलग होगा, उसका ट्रक म्यांमार में बिक रहा है, पाकिस्तान में बिक रहा है। अब वो टाटा कंपनी देखेगी कि मेरा सबसे ज्यादा कहां बिक रहा है? इंडिया में। तो इंडिया वाले को क्या बना देगी? डीएमडी। तो ये डिपेंड करता है किस लेवल की कंपनी है। अभी पता चला कि आपका 4 दुकान है, कोई लीगल दिक्कत नहीं है, अब इन सब के ऊपर कर देगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। किसे रखेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही काम होता है, एग्जीक्यूट का मतलब काम करवाना, एग्जीक्यूट का मतलब तो ये क्या काम करता है? काम करवाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। अब सपोज कीजिए कि आप लोग विद्यार्थी नहीं, कोई कंपनी है या हम ऑफिस की मीटिंग ले रहे हैं, चल रहे हैं, ऑफिस ऑफिसर उसी क्या करेंगे? सीईओ। होमच के काम कौन करवाता है? उस कितना डिपार्टमेंट को होमच के पूछेगा। समझ गए कि नहीं? लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इसमें कम से कम कितने डायरेक्टर खींच के ले जा सकते हैं? कहां तक? 15। इसे भी खींच के ले जा सकते हैं 15 दोनों में 15 ले जा सकते हैं। ज्यादा डायरेक्टर लेंगे ना, डायरेक्टर से ज्यादा। शेयर होल्डर देखते हैं, क्या देखते हैं? डायरेक्टर भी 2 से लेके कितने डायरेक्टर? 15। इसमें 3 से लेके 15। मालिक इसमें 2, इसमें मालिक की संख्या क्या होती है? ज्यादा, हिस्सेदारों की संख्या ज्यादा होती है। डायरेक्टर ये 3 मालिक थोड़ी है, क्या है? डायरेक्टर है काम करने के लिए। इसमें शेयर होल्डर 2, इसमें शेयर होल्डर 1, इसमें तो ये नहीं है शेयर होल्डर थोड़ी है, क्या है? डायरेक्टर। इसमें ज्यादा लोग पैसा निकालते हैं, 50 आदमी आ जाते हैं। कितने? 50। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक क्यों आदमी का है? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तो पब्लिक सब लिख के केवल लिमिटेड लिखता है, इसलिए बैंक में पड़ेगा ना आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। क्या लिखा है? लिमिटेड। मतलब समझिए इसमें से बड़ी उससे बड़ी। अब आप बताइए, आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है, प्रोप्राइटर में कितने लोग लगाएंगे? लगभग नहीं करेगा प्रोप्राइटर में, क्योंकि उसमें नहीं बताएंगे बाबू तो बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल ज्यादा होगी, उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, इधर उधर घपला वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पे प्रोफेशनल सेल पब्लिक ऑफरिंग। अब लोग इंटरेस्टेड है तो आपने पैसा देंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। अब जितना शेयर मार्केट है वो 2 भाग में चला जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कितने भाग में जाएगा? कौन कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक। लेकिन 2,000 से ज्यादा कंपनी किसमें है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और 1500 से ज्यादा कंपनी किसमें है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। किसमें? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो बताइए, अभी आप शेयर बाजार में जाने के लिए सोच रहे हैं ना, आपसे पहले 5000 कंपनी किसमें जा चुकी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल। एक की जगह दोनों कंपनियों को लगा देंगे ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो जो मिडिल लेवल की कंपनी है उसको किसमें डाल देते हैं? एनएससी में। और जो हायर लेवल की कंपनी उसको कहां डाल देते हैं? हां, बीएससी में। समझ गए कि नहीं? बीएससी और एनएससी। अब ये ऐसे कहते हैं निफ्टी। क्या करेंगे? निफ्टी करेंगे। निफ्टी अगर कहता है कि सेंसेक्स में गिरावट आई है, सोचा 5000 कंपनी का गिरावट आ रहा है, देश के लिए अच्छी बात नहीं, गिरावट आई है 1500 कंपनी। और छोटी कंपनी नहीं है, कोई प्रोप्राइटर टाइप की नहीं है, या कोई नौसिखिया कंपनी नहीं है। आपके पटना से कौन कंपनी है आईपीओ में? जी, एक आदित्य विजन है शायद,
इन बड़ी में भी जो टॉप 30 सबसे बड़ी कंपनी उसको किसमें रखते हैं? सेंसेक्स। समझ गए कि नहीं? अब मान के चलिए इसमें से 5 कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगा तो उसको सेंसेक्स से हटा के वापस कहां भेजा जाएगा? हां, बीएसई में। कहां भेजा जाएगा? बीएसई में भेजा जाएगा। और उसमें जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको कहां ले जाएगा? तो कहने का मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें जो सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी उसको किसमें लाएंगे? सेंसेक्स। किसमें लाएंगे? और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं? कितने हैं? 15। इन 1500 में जो टॉप की 50 कंपनी रहेंगी उनको किसमें लाएंगे? निफ्टी में। किसमें लाएंगे? निफ्टी। तो जब हम आपसे कहें सेंसेक्स तो कितनी कंपनियों की बात कर रहे थे? और जब कहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बताइए ज्यादा बड़ा सेंसेक्स या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी जब कहेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कितनी कंपनी? कितनी कंपनी? 15। और निफ्टी कहेंगे तो आप ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की। किसकी बात कर रहे हैं सर? सेंसेक्स कितनी कंपनियों का ग्रुप है? कितनी? 30 कंपनी। कहां की 30? बॉम्बे स्टॉक। इस उसमें खाली ये 30 कंपनी में जानते हैं 72000 अंक पे है। कितने अंक पे है? 72000 अंक पे है। कितने अंक पे है? 72000 अंक पे है। सोचिए ना, ये कितने अंक पे चल रहा है? अंक अंक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? करोड़। अंक की जगह लिख सकते हैं करोड़। बताइए ये 50 कंपनी मिलकर कितना पैसा? 22000 करोड़। 22000 करोड़ केवल कितने है? कि पूरा एनएसई है? निफ्टी किसका है? सेंसेक्स का 30,000 72,000 करोड़। अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं बीएसई का कितना पैसा होगा? अरे बाप रे, पगला जाएगा आदमी बीएसई का पैसा निकालते निकालते। कौन था? उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड समझा कि नहीं? पर्सन कंपनी दोनों एक ही जैसा होता है। प्रोप्राइटर में कितना मालिक? अब 1 पर्सन में बस ये है कि कंपनी एक कितना आने लगता है यहाँ पे। तो जितना जैसे ये है वैसे ही ये भी है। कितने इस प्रोप्राइटर में कितना मालिक? कंपनी में ओपीसी में भी एक, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में पब्लिक लिमिटेड में 2 से ज्यादा होते हैं। इसमें 2 से क्या होते हैं? ज्यादा। एक होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरे भारत के लिए स्टील बनाता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वैसी सरकारी कंपनी जो बहुत बड़ी है और उसका शेयर बाजार है, उसका क्या है? शेयर बाजार में उसका भी यहाँ पे किसमें चल जाता है? पीएसयू में। किसमें? पीएसयू। सेल भेल एनटीपीसी बिजली घर ओएनजीसी ये सब क्या है? सब पीएसयू में। सब क्या है? पीएसयू। ये अभी अलग से लिखवा देंगे आप लोग, ये नहीं लिखा है, ये एक सिस्टमेटिक नहीं, इसको हम क्या करेंगे? लिखवा देंगे आप। अभी शेयर पे चलते हैं। लीगल है नहीं लीगल है ये तो सेबी देखेगा, लेकिन दलाल पैसा क्रेडिट किया कि नहीं किया, आपसे पैसा लेके कंपनी को दिया कि नहीं दिया, या कंपनी से जो प्रॉफिट था वो आपको दिया कि नहीं दिया। समझ आ गया? कोई दिक्कत? ये देखने का सिस्टम होता है एनएसडीएल। एनएसडीएल पैसा के लेन देन किसके पास गया? एनएसडीएल कागजी जांच के लेन देन। एनएसडीएल पैसा नहीं देगा तो कौन पकड़ लेगा? सेबी। तो सेबी बेसिकली क्या है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पावर है, और पैसे की देखभाल के लिए कौन है? एनएसडीएल। समझ गया? और इनके बीच में कौन होंगे? दलाल। शेयर बाजार में इधर हम लिख देते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से क्या करेगा? कंट्रोल करेगा पैसे के लिए। एनएसडीएल। आगे बढ़े यार, हमारे पास ही खाता खुलवाने चलाएगा। हमारा काम है दुनिया में डेली कम से कम ये कोई करना चाहिए, उसी को कहते हैं डीमेट अकाउंट। क्या कहेंगे? डीमेट अकाउंट। बताइए शेयर बाजार में पैसा खोलने के लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा? डीमेट। समझ गया? अच्छा दलाल कौन काम कर रहा है? दलाल। समझ गया? आप शेयर खरीदेंगे किसके थ्रू? दलाल के थ्रू। बेचेंगे दलाल के थ्रू। दलाल को पैसा देंगे कि नहीं देंगे? पैसा किसको देंगे? दलाल को। पैसा कहां रखेंगे? अपने अकाउंट में। अपने अकाउंट से किसमें जाएगा? दलाल किसे देगा? कंपनी। किसको देगा? कंपनी में। कंपनी में किस लिए? शेयर की खरीद और बिक्री के लिए। सबको टुकड़ टुकड़ देखेगी। हां सेबी। समझ गया? सपोज कीजिए कि कोई शेयर आपने कहा कि 10 रुपए में वो शेयर खरीद लो, अगले दिन ये शेयर हो गया 17 रुपए का। कितने का? 17 रुपए का। दलाल को कहिएगा बेच दो। दलाल को कहिएगा बेच दो। तो कंपनी से दलाल 10 रुपए लगाया था, कितना हो गया? 17 रुपए। दलाल बेच देगा, वापस पैसा देगा एनएसडीएल, वो देगा डीमेट। अब वो कहां जाएगा? अकाउंट में। आप निकाल लीजिए। क्या कर दिया? निकाल लीजिए। कितना का फायदा हुआ? निकाले तो 17 रुपया, 10 रुपया आपका अपना था, प्रॉफिट कितना हुआ? इनमें दलाल को क्या मिला? सिर्फ जिसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। दलाली लेगा कि नहीं लेगा? कहेगा कि जितना बढ़ गया है उसमें से 0.1%, 0.2% कितना? जैसे 17 रुपया में 8 नाम दे दो, 10 पैसा हमको भी दे दीजिए। ये अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग रेट है। समझ गया? बिना दलाल से कि भैया ये लो हमको ना, हमारे पास कितना है? सपोज कीजिए आपने दलाल को कहा कि हमको 100 शेयर खरीदो। कितना शेयर खरीदने के लिए? दलाल आपसे कितना रुपए लेगा? 1000। 1000 आपके बैंक से कहां गया? उसके बाद कहां जाएगा? देखभाल, पैसा का देखभाल आपको क्या करा देगा? कंपनी से शेयर दिखा दिया। कै को शेयर दिलाया? 10 को। अभी वो शेयर हो गया कितना रुपया? 13 रुपया। तो 13 को कै को शेयर था आपके पास? 100 को। कितना हो गया? 1300। कितना हो गया? 1300। वापस आप किसको भेजेगा? दलाल से। बेच दो किसी और को। बेच दो किसी और को। तो दलाल के पास ग्राहक बहुत ज्यादा रहते हैं सब। किसी जमीन वाले से खरीदिएगा, उसी से जमीन बेचिएगा। हां, इनसाइडर ट्रेडिंग। कानूनी रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? अपराध है, इलीगल है। ठीक है? का संबंध किससे? उसी को हिंदी में तेजरिया और मंदरिया कहेंगे। शेयर बढ़ने पे भी खरीद ले तो तेजरिया। क्या जी? तेजरिया। जैसे बाबू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी छोटी कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड बड़ी होती है। शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर। इन्हें कौन कहते हैं? मालिक या ऑनर। क्या कहेंगे? मालिक या ऑनर। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, काम करने वाले एम्प्लॉई। ये कई कैटेगरी के होते हैं, सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, सीटीओ, दुनिया भर के। अमूमन क्या होता है ना कि जो डायरेक्टर, अब उसी में डायरेक्टर में कई लेवल का, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग, जितना बड़ा हो जाएगा तो अब जैसे कोई कंपनी है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल की है, उसमें कई डायरेक्टर रहेंगे, यूपी के डायरेक्टर ये रहेंगे, बिहार का ये देखेंगे डायरेक्टर होते हैं। अमूमन शेयर होल्डर में क्या होते हैं? डायरेक्टर। क्योंकि कंपनी में सारा डिसीजन किसका? सारा साइन वगैरह। आप कुछ फंसेंगे तो जाएंगे कौन? डायरेक्टर। ऑनर नहीं जाता है कंपनी में। यही फायदा है कंपनी को। अगर नहीं लिए सीएफओ के साथ मिलकर सरकार के पास अपलोड करा देता है, सरकार के पास अपलोड करता है। यानी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या हो रहा है ये सारा चीज किसको पता है? डायरेक्टर को। डायरेक्टर कहां अपलोड किया? सरकार के पास, उसकी वेबसाइट पर। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे तो बताइए किसी कंपनी में सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है? डायरेक्टर। अब कभी कभी कंपनी क्या करती है ना कि डायरेक्टर को काम करने नहीं देती, कहती है सारा डिसीजन कौन करेगा? सीईओ। कौन लेगा? सीईओ। जैसे गूगल वगैरह में कौन लेता है? सीईओ। डायरेक्टर बेसिकली शेयर होल्डर आ जाता है। क्या जाता है? शेयर। अब जैसे किसी कंपनी में 10 आदमी 5 आदमी मिलकर हम क्या करेंगे? डायरेक्टर भी रहेंगे। तो क्या एक ही व्यक्ति शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों हो सकता है? हो जाएगा, आराम से होगा। समझ में? और अगर व्यक्ति किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्टर के डिसीजन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो चलाता है, उसका अधिकार हो जाता है। अब वो भले रिजेक्ट कर दे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन 2 लाख। अब ध्यान से समझिएगा, इस 15,000 करोड़ में से सपोज कीजिए उसका 1,000 करोड़ क्या हो गया? प्रॉफिट। 15,000 करोड़ में प्रॉफिट कितना हो गया?
ध्यान से समझना, ये 1000 करोड़ डिविडेंड के रूप में कहां चल जाएगा? शेयर होल्डिंग डिविडेंड के रूप में कहां चल जाएगा? जबकि सैलरी कितना लिया है? 2 लाख सैलरी लिया है 2 लाख। तो जितने बड़े बड़े कर्मचारी होंगे, देखिएगा कोरोना में आए होंगे सामने, मैं अपनी सैलरी डोनेट करता हूं, उठ के मुंह में जीरा 1000 करोड़ रुपया डिविडेंड लिया, 2 लाख रुपया सैलरी लिया, सैलरी लेगा सब कम 10000 क्या आदमी और कह रहा है कि हम अपना डिविडेंड बांट रहे हैं। क्या बांटेगा? सैलरी ले जाओ, हम बांट, हां डिविडेंड। तो प्रॉफिट जब बांटा जाता है ना तभी वो डिविडेंड होता है। जब प्रॉफिट बांट देंगे तो क्या लगेगा? डिविडेंड। समझा कि नहीं लगेगा? तो कोरोना में सुना होगा किसी ने अपनी पूरी सैलरी डोनेट कर दी, ऐसे सुना होगा? जैसे किसी की सैलरी है 10000 तो उसे 10000 का शेयर दे दिया, कर दिया 10000 का शेयर। तो जब कंपनी अपना शेयर किसी बाहरी व्यक्ति को देती है तो उसे शेयर कहते हैं, जब अपने कर्मचारियों को देने लगती है तो उसे ई शॉप कहते हैं। क्या कहेंगे? ई शॉप। क्या कहेंगे? ई शॉप। अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला शेयर क्या कहलाएगा? अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला शेयर ई शॉप कहलाएगा। शेयर इक्विटी को क्या कहेंगे? शेयर कहते हैं। यहां पर इक्विटी को बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेपर। समझिए ध्यान से, के तरीके होंगे, या तो किससे ले सकता है? बैंक से, या किससे ले सकता है? पब्लिक से, या किस पब्लिक के पास जाइएगा तो कहेगी हमको शेयर दीजिए, पब्लिक के पास जाएगा तो क्या मांगेगी? शेयर। पब्लिक क्या मांग लेगी? शेयर। अब बैंक क्या मांग लेगा? इंटरेस्ट। बैंक क्या मांग लेगा? इंटरेस्ट। नहीं देंगे तो कंपनी पे चढ़ जाएगा। अब बदनामी अलग हो गया, कंपनी क्या करेंगे? बॉन्ड पर, ये लीजिए बॉन्ड पेपर, इतना पैसा में इस बॉन्ड को खरीद लीजिए। वो शेयर नहीं है बल्कि एक गारंटी है कि हम आपको ये पेपर खरीदिए, कम से कम 5 साल वेट करना पड़ेगा और 5 साल के बाद हम आपको 10% या 11% इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे? लौटाएंगे। इससे फायदा ये कि 5 साल तक वो आप पैसा निकाल नहीं सकते। अब बॉन्ड की शर्तें हैं, 5 साल के बाद देंगे तो 11% का रिटर्न आपको क्या करेगा? लौटा देगा। इस बीच आप नौटंकी नहीं कीजिएगा, बैंक वाला तो नौटंकी करने लगेगा, वहीं इन्वेस्ट करके कंपनी क्या कर सकती है? प्रॉफिट में जा सकती है। समझा कि नहीं? शेयर से पैसा लेने का घाटा ये होता है कि हमेशा के लिए आपका शेयर कहां चला गया? उस व्यक्ति के पास चला गया। एक तरह से वो आपका छोटा ही मालिक हुआ, लेकिन हुआ ना आपके साथ का। जबकि बैंक में क्या इंटरेस्ट लग जाएगा, क्या लगेगा? इंटरेस्ट। इसमें क्या है? बॉन्ड। नियम लगा देगा 5 साल से पहले नहीं ले सकते, 10 साल से पहले, जिस हिसाब से आपका बॉन्ड लगाएगा उस हिसाब से। कंपनी का प्रॉफिट जब शेयर होल्डर में बांट देते हैं तो उसे क्या कहलाता है? हां डिविडेंड। बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ वगैरह होते हैं सब, ये सब क्या लेते हैं? सैलरी। जबकि सारा प्रॉफिट किसमें है? डिविडेंड। लैरी पेज नाम सुने हैं? लैरी पेज वो है सेंसेक्स भारत का है, उसी तरह से नैस्डैक किसका है? नैस्डैक यूएसए। निकी निफ्टी का है? भारत। निकी किसका है? जापान का। नैस्डैक यूएसए, नैस्डैक है ना, आपको मिलेंगे। देखिए सिंगापुर, पढ़ लो नहीं जाएगा तुम लोगों को। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने संख्या में शेयर आपके पास है। समझ गया? एक बात बताओ, चिट फंड, चिट फंड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लान, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है? ये छोटा प्लान है जो कम इनकम वाले लोगों के लिए। हर हफ्ते आप कुछ पैसा जमा कर दीजिए या हर महीने एक तरह का ये रेकरिंग डिपॉजिट है। क्या? रेकरिंग डिपॉजिट। तो जिनके पास रेगुलर इनकम वाले हैं, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई जूस बेचने वाला है, किसी की अंडे की दुकान है, तो ये ज्यादा चीटिंग करने के लिए ऐसा होकर एक बड़ा पैसा कलेक्ट करते हैं। जैसे 20 आदमी जुड़ गए, आप ही लोग क्या हो गए? 20 आदमी जुड़ गए, चिट फंड को क्या कर दिया? रजिस्टर कर दिया। कितने लोग जुड़ गए? 20 आदमी। 20 आदमी मिलकर किसका निर्माण कर दिया? एक चिट फंड का निर्माण कर दिया। सब आदमी इसमें 10-10 हजार रुपया दिया। कितना दिया? 10,000। सपोज कीजिए 20 आदमी मिलकर दिया तो कितना हो गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख भी होता था सर। हाँ बाबू, कुछ रुपया जमा हो गया। अब इस 2 लाख इन्हीं सदस्यों में से जो 10-10 हजार रुपया जमा किया ना, उसमें कोई एक आदमी इस चिट फंड का यूज करेगा 2 लाख रुपए का। किसका यूज करेगा? 2 लाख। वो 2 लाख यूज करेगा किसी बिजनेस के लिए। अब इसमें एबीसीडी में कोई डिमांड करेगा कि हम ये ले जाएंगे, हमको ये फंड दे दिया जाए। तो आपस में पहले वो फंड कलेक्ट किया जाता है, उसमें से कोई एक आदमी इस फंड को लेके जाता है। 20 लोग हैं तो 20 मंथ के लिए इस फंड को यूज करेंगे। अमूमन ये देखा जाता है अगर 10 लोग हैं तो कितने खुला दिया? किसका है? डी जॉन्स, एस&पी, एस&पी, निकी, एफटीएससी, एफटीएससी, निकी, एस&पी, डी जॉन्स, हेक्सेंग, हेक्सेंग, सीमेक्स, सीमेक्स, सेट, निकी, मिडेक्स, मिडेक्स, सीमेक्स, मिडेक्स, सेट, हेक्सेंग, कॉस्पी, कॉस्पी, कॉस्पी दक्षिण कोरिया, डी जॉन्स, सेंजेंग, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक, नास्डैक, निकी, जापान का है टोक्यो है स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जैसे भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह अमेरिका का कौन सा? सबसे ज्यादा कंपनियां किसमें लिस्टेड है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा वैल्यूएशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद नैस्डैक कौन सा है? ये भी किसका है? अमेरिका का। उसके बाद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कहां का है? 14 नंबर पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 5वां नंबर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। समझ गया? अब समझिए मिनी रत्न, मिनी रत्न ये कंपनियां हैं जो क्या है इसी 3 कैटेगरी में बांटी जाती है। सबसे बड़ी कंपनी होगी वो क्या है? महारत्न। बड़ी कंपनी में महारत्न। इन सब का सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ का होता है। कितने का? 25,000 करोड़ का टर्नओवर। बाबू अलग चीज हो गया और प्रॉफिट अलग हो गया। तो महारत्न कंपनियां बहुत बड़ी होती है, टर्नओवर सालाना उनका कितना था? 25,000 करोड़ और प्रॉफिट होती है 5,000 करोड़। प्रॉफिट कितनी होगी? 5,000 करोड़ का क्या होगा? लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल बोलते हैं इसे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसी को शॉर्ट में क्या कहेंगे? भेल। अभी बहुत हैवी इलेक्ट्रिक चीज यही बनेगी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। शॉर्ट में क्या बनना बंद होंगे? नहीं, भेल। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, बीपीसीएल उसका शॉर्टकट आगे लिखते चलेंगे, लिख देंगे ना, अब क्या हो जाएगा? भेल। दूसरा का बीपीसीएल याद रहेगा, पहला। दूसरा बीपीसीएल, इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। भारत में कितना कोयला निकलता है? कौन निकलता है? कोल इंडिया लिमिटेड। इसका शेयर कभी डाउन होगा? भाई निकालने वाला यही है, बेचने वाला यही है। भारत में कोयला का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। जितना बिजली घर है वहां पे एक हफ्ता में एक टन, मतलब एक हफ्ता के अंदर अंदर वो लोग गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब कौन है?
महारत्न। देखिए उसमें है कि नहीं है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11 नंबर पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें सेल लिख देंगे। 11 नंबर पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, उसमें क्या लिखेंगे, सेल लिख दिया है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। एक बीपीसीएल था, एक तो एचपीसीएल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड दोनों क्या है, महारत्न। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो गया। अब उसके बाद 7 नंबर देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 6 नंबर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समझ गया? अरे बाबू देखो, एक हो गया भारत, एक हो गया हिंदुस्तान, एक हो गया इंडिया, बाकी सब में कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। समझ गया कि नहीं? इंडिया लिमिटेड अपना सबसे ज्यादा कोयला किसको देता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी। कितने नंबर पे रहो, 7 नंबर। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, मीनिंग नहीं पूछेंगे। समझ गया? पर्यावरण के लिए इको मार्क, पर्यावरण के लिए अगर कोई पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं तो उसको क्या लगा, इको मार्क। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाने पीने वाले सामान, कोई भी पैकेट आइटम बेचेगा तो उसमें किसका मार रहेगा? हाँ, आगे बढ़े सर। नीट लोग जितने बच्चे नीट हाल के लिए सामान, एफएसएसआई खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ पे, और प्रदूषण के लिए बीएस, रजत मार्क, हॉलमार्क। आगे बढ़े, पर्यावरण के लिए कोई भी चीज देखिए, अगर कोई खाने पीने वाला सामान जैसे टूथपेस्ट वगैरह ये सब जो चीजें यूज करने वाली हो गई, उसके नीचे अगर ग्रीन कलर का गोला बनाया है ना, तो मतलब वो नेचुरल है। क्या है, नेचुरल, केमिकल। या फिर सुने होंगे एनजीओ, या सुने होंगे सोसाइटी। सोसाइटी, ये 3 चीज आप सुने होंगे, सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट। ट्रस्ट में 2 से 3 लोग, अमूमन 3 कम से कम रखा जाता है, हालांकि 2 से ज्यादा रहना चाहिए। कितना बनेगा, 2 से ज्यादा। ट्रस्टी हो जाएगा, एक सेक्रेटरी हो जाएगा, और एक उसका, एक के पास जिसके पास पैसा रहेगा ट्रेजरी वाला हो जाएगा, एक मेन जो उसका प्रेसिडेंट रहेगा, अध्यक्ष रहेगा ट्रस्ट का, और एक मेंबर हो जाएगा। ट्रस्ट कोई भी सामाजिक मुद्दे के लिए धन इकट्ठा कर सकती है, कोई कार्यक्रम क्या कर सकती है, चला सकती है। ट्रस्ट के थ्रू आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कोई अस्पताल खोलना, तो आप एक ट्रस्ट बना दीजिए, और उस ट्रस्ट के तहत आप अस्पताल खोल सकते हैं। अगर आप अपना खोलिएगा कि हम एक डॉक्टरी खोल दे, तो उसमें नियम पेड़ लगाने के लिए सरकार एक डिपार्टमेंट बनाएगी। सी बात कहेगी कि देखो हमारा 1 लाख पेड़ लगाना है, 1 लाख पेड़ का तुम कितना, लोग देखो तुम खाली आपस में बतियाते रहते हो। सोसाइटी बना सकते हैं, ब्लड बैंक की सोसाइटी बना लीजिए, 10 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप ब्लड बैंक बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ज्यादातर ये सोसाइटी आपको दिल्ली में देखने को मिली। दिल्ली में जैसे कोई घर है, आपको किसी आदमी का दिल्ली इतना छोटा है, ऐसे कोई एक आदमी जाएगा कि नहीं, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्यवस्था तबाह हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो गई। इसीलिए अमेरिका में एक ब्रिटेन वुड में सम्मेलन बुलाया गया कि दुनिया को वापस अर्थव्यवस्था पे पटरी पे कैसे लाया जाए। किसी की फैक्ट्री में आग लगाया, किसी के गोदाम में आग लगाया, किसी का कारखाना उजड़ गया, किसी का ऑफिस उजड़ गया, सब उजड़ गया। IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ब्रिटेन वुड के 2 बच्चे किसे कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड के 2 जुड़वा बच्चे कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक। अगर आपको तत्काल पैसा की जरूरत है, किसी को उधार चुकाना है, उधार चुकाने को कहते हैं भुगतान संतुलन। उधार चुकाने को क्या कहेंगे, भुगतान संतुलन। तो उस कंडीशन में पैसा देगा IMF। लेकिन अगर आपको विकास का काम करना है, तो उस कंडीशन में पैसा देगा वर्ल्ड बैंक। नाव निर्माण करना है, अब यहां समझते हैं वर्ल्ड IMF के बारे में समझते हैं। IMF में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। कितना परसेंट, यानी IMF कोई भी डिसीजन लेगा तो कम से कम 70% डिसीजन वोट से डिसीजन लेगा। अगर भारत विरोध भी करता है तो कितना परसेंट विरोध करता है, हाँ 2.5%। तो भारत के घुसियाले से किसी को फर्क पड़ता है? और अमेरिका और जापान घुसिया जाएंगे तो अकेले 75% कर देते हैं सब। अमेरिका और जापान मिलकर अकेले 75, ये 2 देश, दोनों देश एक दूसरे के जुड़ा है सब। जापान की पुष्प पत्रिका जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF। कौन जारी करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो ये 5 संगठनों से मिलकर बनता है। वर्ल्ड बैंक में कितने संगठन, वर्ल्ड बैंक अकेला या 5 संगठन का, IBRD होता है, IDF होता है, IDFC डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड हो जाता है, या फिर मल्टीलेटरल फंड हो गया। तो टोटल 5 संगठनों को मिला के क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक। 5 संगठनों को मिला के क्या बनेगा, अकेले बनेगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद कितने, IMF और भारत इन दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है। इसकी जब स्थापना हो रही थी तो भारत इसका क्या था, सदस्य था। समझाते चलते ताकि याद करने में आसानी होगा। इंटरनेशनल IMF जो है ये इमरजेंसी में फंड देता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ये ब्रेटन वुड्स समझौता याद रखिएगा, इसके द्वारा हुई थी। आपको बता दिया था इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में 190 सदस्य, वाशिंगटन डीसी में 190 सदस्य, ठीक है। वाशिंगटन डीसी है, इनके सदस्यों की संख्या 190। क्रिस्टियाना लेगार्ड इसकी क्या अध्यक्ष है, क्रिस्टियाना लेगार्ड इसकी अध्यक्ष है, भारत संस्थापक सदस्य रहा है। अगर बात करें तो ये कब पैसा देता है, एकदम इमरजेंसी में क्या करता है, पैसा देता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत की इसमें हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 2.5% हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी 2.5% है, बहुत कम हमारी हिस्सेदारी है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे तो ये तो IMF का रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट किसका, IMF का है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये भी किसका रिपोर्ट है, IMF का है। तो आपको IMF की रिपोर्ट कौन-कौन से जारी करते हैं, इसको याद रखना है आपको। अगला देखते हैं वर्ल्ड बैंक, हम पढ़ाए थे आपको, ये वर्ल्ड बैंक देखिए। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बेटियां कहा जाता है। इसमें इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसका IMF से 1 सदस्य कम है, 89 सदस्य है, 189 सदस्य है। इसके अभी के समय अध्यक्ष जो है वो आपको पता है भारतीय मूल के अजय बांगा है, अध्यक्ष इसके भारतीय मूल के अजय बांगा है। ये लॉन्ग टाइम के लिए ऋण देता है। ये जो बैंक है इसके 5 संगठनों से मिलकर बना होता है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी सबसे आसानी से ऋण यही देती है, इसलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसी का संगठन है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी भी इसी का संगठन है। यहाँ पे अगर कहीं आपने पैसा निवेश किया है और उसमें विवाद फंस जाए तो उसके लिए भी यही पर है। ये पांचों जो है ये वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक 5 संगठनों से मिलकर बना होता है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक की है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो आपका IMF का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो है आपका IMF का है, लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जो है ये वर्ल्ड बैंक की है। किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये भी किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड बैंक की। आगे बढ़ते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान दीजिएगा भारत भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक सहयोगी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एशियन बैंक का मुख्यालय मनीला में है, एशियन बैंक का मुख्यालय मनीला में, जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में, जबकि इसका मुख्यालय कहां है, मनीला में। मनीला में IMF का इसका मुख्यालय मनीला में है। ये
ये भी तेजी से विकास हो रहा है। एशिया में बैंक लोन देता है, ये तो एशिया के बाहर भी दे रहा है। तो बैंक की स्थापना, मुख्यालय और इसके अध्यक्ष, ये सब याद रखना है। देखिए एक स्थापित परंपरा के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने दिया था तो जापान ने दिया था। सबसे ज्यादा पैसा किसी ने दिया तो जापान ने दिया। यही कारण है कि इसका अध्यक्ष जापानी ही होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जापानी होता है। एशियन डेवलपमेंट पैसा उसका किसका था? जापान का ही लगा हुआ था। इसमें अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 68 है। ये जापान, ये एशिया में भी ऋण देता है, यूरोप में भी ऋण देता है, अफ्रीका में भी ऋण देता है। नाम से ये मत समझिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो केवल एशिया में देगा। अब जैसे पंजाब बैंक है तो क्या केवल पंजाब में? पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में। आगे बढ़े, ये चाइना के नेतृत्व में बनाया गया डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इसमें चाइना का वर्चस्व ज्यादा है, चाइना का वर्चस्व ज्यादा है इसमें AIIB का। इसका स्थापना 2005 में हुआ था, 2015 में, बहुत लेटेस्ट बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, लेटेस्ट बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग है, चाइना के प्रभाव में होने के कारण बीजिंग है। ये भी सेम लोन देता है विकासशील देशों को, ऊर्जा, परिवहन इत्यादि के लिए लोन देते रहता है। सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? 109 सदस्य देश है इसमें, 109 सदस्य देश है, याद रखते चलिएगा। यहाँ पे एशिया विश्व व्यापार संगठन WTO 1900, देखिए पहले इसका नाम गेट था, 1995 में इसका नाम हो गया WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय जेनेवा में। देखिए WTO बेसिकली क्या करता है कि किसी भी देश के ट्रेड को प्रभावित न करे कोई दूसरा देश, इसलिए नजर रखता है। हम किसी चीजों के ऊपर एक टैक्स सिस्टम से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते और किसी चीज को सस्ता करने के लिए सब्सिडी भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ये WTO इंश्योर करता है। जैसे अगर टेस्ला कार भारत में आती है तो भारत सरकार उस पर 100% टैक्स लगाई, यानी जितना की है उसे दुगना रेट में मिलेगा। 35 लाख की है तो मिलेगा 70 लाख में। कितना भयानक टैक्स लगा देती है। तब 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को, समझ में 1 जनवरी 1995 को। इसमें कितने सदस्य हैं WTO में? 164। मुख्यालय जेनेवा, WTO का मुख्यालय जेनेवा। WTO की जो बैठक होती है इसमें प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, वित्त मंत्री जाते हैं। WTO की बैठक में ज्यादातर वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री जाते हैं, व्यापार मंत्री जाते हैं। प्रधानमंत्री अमूमन इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर साल में 2 बार इसकी बैठक होती है। WTO की साल में 2 बार बैठक की कराई जाती है। यहाँ पर कई चीजों पर हम आपको पढ़ाई दी है, सब्सिडी पे ज्यादा रोक लगाता है, गुड सब्सिडी वगैरह पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये भी क्या है? WTO की तरह ही होता है UNCTAD। ये भी क्या करता है? व्यापार से जुड़ा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा UNCTAD का संबंध किससे है, तो आप सीधा डालेंगे व्यापार से। इससे व्यापार से, इससे जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे ही पूछा है UNCTAD का संबंध किससे है, तो UNCTAD का संबंध व्यापार से है। UNCTAD का संबंध व्यापार से है। ब्रिक्स में कितने देश हैं बाबू? 5 देश थे, अभी तो इसका विस्तार हो गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्हीं को कहते हैं ब्रिक्स। अब तो 10 देश हो गए, ब्रिक्स प्लस 10 हो गए। इन्होंने एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा। यहाँ पर इसमें कितने देश आते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक में पहले संस्थापक देशों की संख्या जो है वो 5 है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी घोषणा 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई में रखा गया है। कहाँ रखा गया? संघाई में। संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ रखा गया? संघाई में रखा गया है। समझा गया? चाइना के संघाई में। चाइना के कहाँ पे रखा गया? संघाई में। 9वां सदस्य मिस्र बन गया है। इसमें कितने सदस्य बन गए? मिस्र बन गए हैं यहाँ पे। अब इसके देखिए 2000 आयोजित दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2023 में ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय यहाँ पे संघाई में। अब हम आपसे 4 चीज IMF का मुख्यालय, बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मुख्यालय मनीला। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIB का मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय संघाई में। NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। एग्रीमेंट, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये शब्दों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब आप इसके आगे जो लगाना है, अगर आप साउथ एशिया लगाना है तो उसका नाम हो जाएगा साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया में आसियान देश आपस में व्यापार कर लेंगे। नॉर्थ अमेरिका लगाना है तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा। तो अब जो लगाना है नाफ्टा, बाफ्टा, साफ्टा, काफ्टा, कुछ भी लगाते रहिए, लेकिन उसका मतलब क्या हो गया? फ्री ट्रेड। पैसिफिक बोलते किसको? इसको समझो ध्यान से। फिर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हम लोग देखेंगे। इसमें का फ्री होता है तो प्री लिख ले। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका मेक्सिको, 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं? नाफ्टा। ये लोग आपस में व्यापार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। साफ्टा, साफ्टा मतलब क्या हो गया? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा हो गया। यहाँ पर श्रीलंका, भारत, ये सब किसमें आते हैं? साफ्टा वाले देशों में आते हैं सब यहाँ पर। समझ गया? अब हम लोग पहले देखते हैं एशिया पैसिफिक बोलते किसको है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जापान, कोरिया, चाइना, ताइवान, ये सब वाला, ये वाले देश। और अमेरिका में इधर से ये वाले चीज, ये वाले देश, ये सब जो होते हैं एशिया पैसिफिक में आ जाते हैं। इसको किसमें कहेंगे? एशिया पैसिफिक में। ये कोई भौगोलिक नाम नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए नाम कर रखा गया है। एशिया पैसिफिक नाम रखा गया है, बिजनेस के लिए इस चीज का नाम रखा गया है एशिया पैसिफिक। ये कहाँ गया? अपना संगठन बनाए हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये एशिया पैसिफिक वाले देश, एशिया और प्रशांत के सहयोग की स्थापना के लिए इसका बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का इसमें योगदान था। यहाँ पर भारत इसका संगठन सदस्य नहीं है। इसका सचिवालय कहाँ है? सिंगापुर में। तो बताइए, एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है यहाँ पर। और एक है ओपेक, इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। एक हो गया एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एपेक वो क्या हो गया? एपेक। एक हो गया ओपेक, ये हो गया एपेक। ये क्या है? ये पेट्रोलियम कौन कौन बेचेगा, कितने प्राइस पे पेट्रोलियम बेचेगा, ये डिसाइड करता है ओपेक। ओपेक डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में किया गया था। कतर, इक्वाडोर इसके सदस्य देश नहीं है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। पहले मुख्यालय बगदाद में था, अमेरिका के प्रभाव में इसका मुख्यालय कहाँ चला गया? वियना में चला गया। संघाई सहयोग संगठन, ये क्वेश्चन बड़ा ज्वलंत है। चाइना के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन क्या नाम रखा गया? हो गया इसका IBSA। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे साउथ अफ्रीका हो गया। अब आप बताओ IBSA किसका? आपको एक छोटा संगठन दिख रहा है? ये किसी एक संगठन का ऑलरेडी एक छोटा रूप दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, IBSA ऑलरेडी एक संगठन का छोटा रूप दिख रहा है। जरा गौर कीजिए। ब्रिक्स देश देखिए, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बस हम इसमें रशिया को शामिल कर लेते हैं, इसमें रशिया को शामिल कर लेते हैं। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एशिया, IBSA हो गया। IBSA इसका मुख्यालय कहाँ? ओपेक वगैरह देख लिए, पर्यायी संगठन देख लिए, IBSA देखें। इंस्टेक्टर में हम आपको जो संगठन है उसकी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की। कल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ही करती है। बट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर का पार्ट का, वेरी गुड, ISAR का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ किस चीज का काउंसिल है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट
क्या चीज करता है, या काउंसिल है यानी अधिकारियों का, बड़े लोगों का एक संगठन है। एडवांसमेंट मतलब आगे बढ़ाता है किसे, पीपल्स मतलब लोगों को, एक्शन मतलब उनके क्रियाकलापों को, रूरल मतलब गांव के, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक को। तो ये गांव के लोगों के क्रियाकलाप तथा उनकी तकनीक को आगे बढ़ाने का एक संगठन है, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। रूरल टेक्नोलॉजी दूसरा कपाट का काम हो गया आपका, ये एडवांसमेंट करेगा। अब आप बताओ, गांव का आदमी एडवांस ना रहे तो आदमी क्या होगा, उनके द्वारा लिया गया एक्शन, एक्शन एडवांस ना रहे, एक्शन के टाइम पे देखेगा आज भी गांव में लोगों को अच्छा से इन्हांसमेंट कर दे की गई। फूड एफसीआई, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, कि भैया खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखना कि एनी टाइम अगर भारत सरकार कहती है कि हमको खाना इतना अनाज 64 में हो गई, बताइए बाबू, भारत सरकार जब भी कह देगी तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खाद्यान्न उपलब्ध करना पड़ेगा। ये किस चीज के लिए क्या करती है, स्टॉक रखती है, क्या करती है, स्टॉक, स्टॉक रखने का काम करती है। कहां पे स्टॉक रखेगी, गोदाम में, गोदाम में, गोदाम, गोदाम। तुम लोग जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्लासरूम गोदाम था पहले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आप देखते होंगे कि राशन कार्ड पे आप लोग को गेहूं चावल मिलता होगा, और हमारे भारत में आप ध्यान से समझिएगा, बफर स्टॉक किसे कहा जाता है, बफर स्टॉक रहना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी को कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक बफर स्टॉक और एमएसपी। रेडी, कि उत्पादन सरप्लस हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एफसीआई जो है, हम लोग अंदाजा लगाते हैं खाद्यान्न इतना अनाज उत्पन्न होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर अनाज उत्पन्न हो जाता है, जब आप लोग के पास पैदावार पैदा करते हैं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं, किसमें ले रखते हैं, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर, ताकि जब कभी भी अनाजों की पैदावार में गिरावट आए, अनाजों के पैदावार में क्या आ जाए, गिरावट आ जाए, अगर पैदावार कम हो जाए या खरपतवार ज्यादा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तो अनाज का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों को बैलेंस करता है बफर स्टॉक। दोनों को बैलेंस कैसे करेगा बफर स्टॉक, आप समझिए ध्यान से। बफर स्टॉक जो होता है वो बहुत जरूरी चीज होता है। आपको पता है बाबू, किसी भी किसान के पास अपना गोदाम नहीं होता है, चीजों कोड प्राइस एमएसपी क्या होता है। अभी आप लोग को बफर स्टॉक समझ में आ गया। लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग देती है इसे, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसे क्या करती है, देती है एमएसपी। एमएसपी क्या होती है, एमएसपी एक तरह की गारंटी है कि आप फसल बोइए, हम इस फसल को कम से कम इतने में खरीद लेंगे। जैसे अगर गेहूं के लिए अगर बोल दिया कि सपोज कीजिए कि कहा गया गेहूं आपको 22 रुपए केजी खरीद लेगी गवर्नमेंट, 22 रुपए केजी, तो अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट अगर कह देती है हम 22 रुपए खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर बाजार में कोई 30 रुपए दे रहा है तो बेच दीजिए, 40 रुपए दे रहा है बेच दीजिए, लेकिन अगर 16 रुपए हो गया तो आपको हमने पहले ही फसल बोने से पहले ही कह दिया था कि हम आपको इतना में एमएसपी ले लेंगे। समझ गए कि नहीं। अब जैसे मान के चलिए 21 रुपए प्रति केजी एमएसपी है, 21 रुपए प्रति केजी एमएसपी है। अब किसानों का कहना है थोड़ा एमएसपी को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। अभी चल रहा है 7500, 22.5 रुपया चल रहा है, 22.5 रुपया, 22 रुपया 75 पैसा, 22 रुपया 75 पैसा प्रति केजी गेहूं, ठीक है। अब किसान का कहना है कि भैया आप इसको बढ़ा के कम से कम 25 रुपया कर दीजिए। किसानों का कहना है आईएफएफसी और इंडियन फार्मर, भारतीय किसान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है, सारे लोग मिलकर उर्वरक बनाते हैं, लेकिन भारत आज भी उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। एक आदमी को देखे थे, नेफेड ये किसी काम का नहीं है, एग्रीकल्चर या मार्केटिंग का काम करता है। नेफेड जो है मार्केटिंग का काम करता है, किसानों का कोई मार्केटिंग नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये मनमोहन सिंह का अंतिम विधेयक था। ये खाद्य सुरक्षा बिल मनमोहन सिंह ने 2013 में इस विधेयक को पास कराए थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा के तहत यहाँ पर हर आदमी को क्या हुआ, राशन कार्ड पर एक व्यक्ति के 5 किलो भात और गेहूं की व्यवस्था कर दी गई। जस्ट काम कर रहे हैं बिहार में, इनको काम को बिहार के अधिकारी इनको चमका दिए सब। नितिन गडकरी देखिए, बड़ी जहाजों में ब्रेक नहीं होता है, बड़ी जहाजों में ब्रेक नहीं होता है, तो जब ये बंदरगाह के पास आती हैं तो इन्हें एक छोटी जहाज टग बोट्स ढकेल के ले जाती है। ये छोटी जहाज को क्या कहते हैं, टग बोट्स कहते हैं। ये जहाज में ये सी पोर्ट बंदरगाह वाला ही टग बोट्स को भेजता है, और ये क्या करती है, इनको ढकेल ढकेल के ले आती हैं, जहां लगाना होगा वहां लगती है। जहां पे पानी वाली जहाजें खड़ी होती हैं उस जगह को प्लेटफॉर्म नहीं बोला जाता है, बर्थ। तो बताइए यहाँ पर एक जहाज यहाँ खड़ी है तो एक बर्थ ये है, यहाँ वाला बर्थ खाली है, यहाँ भी एक बर्थ पे कोई ना कोई जहाज लगी है। तो बताइए पानी वाली जहाजों को जो लेकर आएगा उसे कहेंगे टग बोट्स, क्या कहेंगे, टग बोट्स। और जहाँ पानी वाली जहाज खड़ी होगी उस जगह को क्या कहेंगे, बर्थ कहेंगे। बताओ बाबू, यहाँ आपको कितने बर्थ दिख रहे हैं, यहाँ आपको कितने सड़कों का जाल था। सागरमाला में क्या था, बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है, सागर को बता दिए थे। मतलब सामान के लिए कॉरिडोर मतलब रास्ता, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी आए, और मोदी जी की सबसे बड़ी जो अच्छी उपलब्धि है ना, सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की वो ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देते हैं। चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट, बहुत पैसा खर्च कर दिया यहाँ पर। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से निकलेगा, मध्य महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए कहां तक आएगा, ये मुंबई के पास आएगा, दादरी, यहाँ दिल्ली के पास एक जगह है दादरी, तो दादरी से स्टार्ट होगा दानकुनी कहां तक जाएगा, जेएनपीटी तक, और एक लुधियाना से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहां तक, लुधियाना से स्टार्ट होकर और यहाँ तक आएगा दानकुनी तक, यहाँ से। तो ये वाला हो गया पूर्वी, ये भी डीएफसी है और ये भी डीएफसी है, ये भी क्या है, डीएफसी है, ये भी डीएफसी है, लेकिन ये पूर्वी साइड में, इसलिए इसका नाम है ईस्टर्न डीएफसी और इसका नाम है वेस्टर्न डीएफसी। ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी, इस रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं जाएगी, सवारी गाड़ी के बगल में एक अलग रास्ता रहेगा, उसका नाम रहेगा डीएफसी। देखिए ध्यान से, डीएफसी को समझ गया, ये इंडियन डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे के अंडर में नहीं है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, डीएफ पार्क। फूड पार्क का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से बाबू। मेगा फूड प्रोसेसिंग पता चल गया, फूड मकई का आटा बना देंगे, कॉर्न फ्लोर बना देंगे, कुरकुरे हेन तेन कटाकट पटापट कटाकट दुगा दुगा बनाते हैं, तो उसे कहा जाएगा मेगा फूड पार्क। उसे क्या कहा जाएगा, मेगा फूड पार्क। आगे बढ़े क्या भी है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब यहां ले आके डंप कर दिया, इसका काम है। अब यहां से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, कितनी शर्म की बात है, हम का जीएसटी कितना कलेक्ट की थी, 2 लाख करोड़ का। सरकार सोचिए के बारे में उल्टा सबसे पहले ब्रिटिश के संसद में यूज हुआ था चमड़े का थैला। तो बजट शब्द कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि इसको मजाक के रूप में लिया गया था, चमड़े का थैला यूज किया गया था इस शब्द के लिए। तो देखिए किसी आगामी वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा किसमें होता है भैया, बजट में होता है। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट का अर्थ क्या होगा, चमड़े का थैला। ब्रिटेन में इसे जब प्रस्तुत किया गया था तो मजाक के रूप में किया गया था। 1773 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने जब रॉबर्ट वालपोल को कहा गया आप क्या कीजिए, बताइए कि सरकार के पास कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है और बचा कितना है। इन्हें काफी लंबा समय लग गया रॉबर्ट वालपोल को, क्योंकि उस समय कंप्यूटर इंटरनेट नहीं थे, सारे डेटा ऑफलाइन ही निकालने होते थे, रजिस्टर से मिलाना होता था। इतना मोटा रजिस्टर लेके आए यहाँ पर, बहुत ज्यादा रजिस्टर हो गया कि टैक्स किसका कलेक्शन है। अब उस रजिस्टर
बजरवा को किसी झोला में रखेंगे तो झोला फट जाएगा, इसलिए वो चमड़े के थैला में रख लिए कि चमड़िया तो नहीं ना फटेगा, चमड़े का थैला मजबूत होता है। तो जब ये खोले संसद में प्रस्तुत करके चमड़े का थैला खोले तो मजाक उड़ाया गया इनका कि चमड़े का थैला खुल गया। तो चमड़े के थैला को फ्रेंच भाषा में बजट कहते हैं, तो बोला गया बजट खुल गया। तो जो मजाक बना था, मजाक में वो आज शब्द ही हो गया बजट। बजट को हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, रॉबर्ट वोल्पो से शुरुआत हुआ था। भारत में बजट कैसे हुआ तो बात समझिए बाबू, भारत में ना बजट की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत में जो गुलामी थी, हम लोग किसके अधीन थे, ब्रिटेन के। ब्रिटेन डायरेक्ट भारत में नहीं कुछ कंट्रोल करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के थ्रू कंट्रोल करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जितना कमाएगी उसकी हिस्सेदारी, उसकी मुनाफे में हिस्सेदारी कौन ले जाएगा, तो मुनाफे की हिस्सेदारी ले जाएगा आपका राजा। 1857 की क्रांति के बाद जब लॉर्ड कैनिंग आया तो लॉर्ड कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई कि अंग्रेज कितना पैसा यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा लेखा जोखा रहना चाहिए। तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में पहली बार क्या प्रस्तुत होने की बात हुई, तो बजट प्रस्तुत होने की बात हुई। तो भारत में पहली बार बजट प्रस्तुतिकरण किसके समय हुआ, कैनिंग के समय हुआ, 1860 में। 1857 की क्रांति कैनिंग के समय हुई थी और उस समय भारत का जो क्या था, वित्त मंत्री था, जेम्स विल्सन थे। इसलिए भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट के जनक किसे कहेंगे, जेम्स विल्सन को कहेंगे, जेम्स विल्सन को। आगे बढ़े, जेम्स बजट क्या, हमारे यहाँ समझिए ध्यान से, दो चीजें होंगी। हम लोग 1947 में आजाद हो गए, लेकिन संविधान बना और संविधान लागू हो गया था। स्वतंत्र भारत में पहला भूकंप आर के स्वरमुखम शेट्टी ने दिया था। स्वतंत्र भारत के पहला बजट आर के स्वरमुखम शेट्टी ने दिया था। गणतंत्र भारत, अभी बता, जब संविधान लागू हो गया गणतंत्र भारत में तो जॉन मथाई आर के स्वरमुखम शेट्टी ने दिया था। स्वतंत्र भारत के पहला बजट आर के स्वरमुखम शेट्टी ने दिया था। गणतंत्र भारत, अभी बता, जब संविधान लागू हो गया गणतंत्र भारत में तो जॉन मथाई ने, गणतंत्र भारत के जॉन मथाई। तो तीन चीजें याद रखेंगे। भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय जेम्स किसने प्रस्तुत किया, तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला भूकंप आर के स्वरमुखम शेट्टी ने, और गणतंत्र जब देश हो गया 1950 में तो उस समय भारत का बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। तीनों नाम याद रहेगा। ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीन प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया। तीन प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत किया था। हालांकि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी संभाली थी, जबकि निर्मला सीतारमण अभी तो बजट प्रस्तुत करती ही है। सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किया था मोरारजी देसाई ने, सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने। अभी वर्तमान हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का काम किसने किया, मोरारजी देसाई ने। जनता पार्टी की जब सरकार थी तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये बात याद रखिएगा, ध्यान से। एकवर्थ समिति का गठन किया गया था 1924 में, और एकवर्थ समिति ने कहा था कि रेलवे को अलग दे दीजिए, रेलवे अपना कमाएगी और रेलवे अपना बजट अलग प्रस्तुत करेगी। होता क्या था, रेल मंत्री रेलवे का बजट अलग से प्रस्तुत करते थे, रेल बजट कहा जाता था। 1924 में एकवर्थ समिति का गठन किया गया था। कौन समिति, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट जो था अलग प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सेना है, वो अपना अलग बजट प्रस्तुत ही नहीं करता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सड़क परिवहन और जहाज मंत्रालय, ये अपना अलग बजट प्रस्तुत ही नहीं करता है। तो भैया रेलवे को अपना अलग बजट प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है। तो 2016 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही है हमारी निर्मला सीतारमण, यही बजट को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और हकीकत मानिए, बजट प्रस्तुत करने के लिए सबसे सुटेबल बजट कौन तैयार करेगा, प्राक्कलन समिति ने। बजट कौन तैयार करता है, प्राक्कलन समिति ने। बजट प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसे कह सकता है कि आप बजट प्रस्तुत कर दीजिए। समझ में आ गया। कई बार एक बार ऐसा भी देखा गया था कि बजट प्रस्तुत करने के टाइम पे अरुण जेटली बीमार चल रहे थे, तो अरुण जेटली जब बीमार चल रहे थे तो अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। जब वो बीमार पड़ रहे थे तो रेल मंत्री उस समय अश्विनी वैष्णव प्रस्तुत कर दिया। तो बजट प्रस्तुत करने का एक्चुअल अधिकार जो है वो तो प्रधान राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति कहता है भैया वित्त मंत्रालय तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम ही प्रस्तुत कर दो। लेकिन जब वित्त मंत्री मजबूत है तो रेल मंत्री को कहा बजट प्रस्तुत कीजिए, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। यहाँ पे खर्चा नहीं है, बल्कि उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सबकी चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल जिम्मेदारी प्राक्कलन समिति की होती है। बजट प्रस्तुत करने का मुख्य अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो किसी अन्य के माध्यम से बजट प्रस्तुत करा देते हैं। समझ में नहीं आएगा। बजट को बनाने की जिम्मेदारी प्राक्कलन समिति की होती है। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा दिए हैं, आप में कितने लोग विनियोग विधेयक है, क्या बाबू विनियोग विधेयक। देखो बाबू, संसद जो है, पैसा जो होता है वो सरकार के पास जमा रहता है, कहां पर, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा रहता है। संविधान में कहा गया है कि पैसा निकालने के लिए संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तो संसद से प्रस्ताव जब तक पास नहीं करेंगे, विधेयक नाम का प्रस्ताव पास नहीं करेंगे, पैसा नहीं मिल सकता है, पैसा नहीं मिल सकता है। तो देखिए बजट जो होता है इसमें आपको बस चर्चा करनी होती है। क्या करना होता है, चर्चा जो होता है, प्राक्कलन होता है। प्राक्कलन में ना धन का विवरण, कितना पैसा लगेगा, विवरण कितना पैसा लगेगा। और 114 में होता है विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। ये संसद में प्रस्तुत करना होता है, संसद से पारित करना होता है कि देखो भैया हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। किस चीज की चर्चा होगी, तो एयरपोर्ट की चर्चा होगी। और कितना खर्चा आएगा, तो साहब जी 20,000 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। कितना आएगा, 20,000 करोड़। अब देखते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जेल चल जाएंगे। और फिर उसके लिए अलग से आपको विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। विनियोग, जब कभी भी पैसा कम हो जाता है तो उसके लिए फिर से एक क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त अनुदान लाना पड़ेगा। अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान जो होता है ये क्या होता है, जब कभी भी महंगाई हो जाती है, महंगाई, तो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए, एक्स्ट्रा धन के लिए, एक्स्ट्रा धन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा धन कम है। ध्यान से जरा देखिए इस अतिरिक्त पीएम गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना, गति योजना, पीएम आप सभी लोग गति शक्ति योजना, इसके तहत क्या होगा कि जब भी कोई सड़क, बांध, पुल वगैरह बनेगा तो उस टाइम पे 4 डिपार्टमेंट को बैठकर अपना प्लान देना होगा। सड़क विभाग, नाली विभाग, गैस पाइपलाइन विभाग, केबल या फिर केबल ये जो लाइन केबल बिजली विभाग, ये सारे विभाग को, जो भी उससे कंसर्निंग विभाग है, सब बैठेंगे और वो बताएंगे कि अगले 10 साल तक हमारा कोई प्लान नहीं है, अगले 2 साल तक मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान है तो अभी से गैस पाइपलाइन वगैरह सारा चीजें बिछा दो। समझ में आ गया, अभी से सब शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना। आप अगर पटना के रहने वाले तो जब कभी भी नए सिरे से बनाए गए बजट को हम लोग कहते हैं शून्य आधारित बजट। पिछला सारा हिसाब किताब भूल जाइए, पिछला सारा हिसाब किताब बोल कर दीजिए, अभी का हम देखेंगे उसी को कहेंगे कौन सा बजट, शून्य आधारित बजट। तो बजट वगैरह के बारे में भारत में शून्य आधारित बजट
87-88 में किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। हालांकि शून्य आधारित बजट का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ था जिमी कार्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जिमी। शून्य आधारित बजट को अमेरिका में पीटर पायर ने किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश ने आया था। शून्य आधारित बजट का बस इतना हिसाब किताब समझिएगा कि आपको पिछला हिसाब किताब नहीं देखा जाता है, उसी को क्या कहेंगे? शून्य आधारित बजट के नाम से जाना जाता है। जेंडर बजट, लड़की लोग आप लोग इसका बहुत ज्यादा डिमांड कीजिएगा। जेंडर बजट, आप अपने बजट में महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर देते हैं। समझ आ गया? जब कभी महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए आप अलग से व्यवस्था कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जेंडर बजट। उसे क्या कहते हैं? जेंडर बजट कहते हैं। क्या कहेंगे? जेंडर बजट। किसी को जेंडर बजट में दिक्कत है? संतुलित बजट। जब आय और व्यय बराबर हो जाए तो उस बजट को क्या कहेंगे? संतुलित बजट। संतुलित में सरकार कुछ करती नहीं, आपके द्वारा किए गए कामों को दर्शाती है। आउटकम बजट में सरकार कुछ करती नहीं, बल्कि कहती है चुनाव में कि देखो मैंने क्या किया है। देखो लाफर, इसने ना एक वक्र दिया, लाफर वक्र। ये इसका संबंध किससे है? टैक्स से है। लाफर वक्र का संबंध किससे है? टैक्स से है। इसने कहा कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्स है, जो टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन, कितना टैक्स रेट जितना कम होगा लोग टैक्स देने में हिचकिचाएंगे ही नहीं। टैक्स रेट जितना कम होगा लोग टैक्स देने में हिचकिचाएंगे नहीं, और टैक्स रेट अगर बहुत ज्यादा होगा तो लोग टैक्स देने में हिचकिचाने लगेंगे। टैक्स देने में कितना भयानक है जिसका कोई हद नहीं। पैसा हम लोग कर्जा मांग के लाते हैं। सोचो इस देश में 28% जब पैसा आप कर्जा मांग के ला रहे हो हर साल 28% कर्जा मांगने का मतलब जानते हैं कितना हुआ? देखिए टोटल पैसा में इनकम टैक्स का इतना योगदान है, जबकि कर्ज लेके कितना ज्यादा योगदान है। समझ रहे हैं? पाई चार्ट आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। इतना योगदान किसका है? बोरोइंग का है। यानी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है ये। आज नहीं तो कल हम लोग को क्या करना है? लौटाना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। लाइबिलिटी के अंतर्गत ये आता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स रिटर्न ITR, इनकम टैक्स रिटर्न कितना परसेंट है बाबू? 19% है इनकम टैक्स। 19% है इनकम टैक्स। और जीएसटी 18%। जीएसटी है 18%। कितना है? 18%, लगभग सेम है। और आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा 17%। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बताइए, छोटी कंपनी देती है या बड़ी कंपनी? कॉर्पोरेट टैक्स छोटी कंपनी देती है या बड़ी कंपनी? कंपनी नहीं देगी। छोटी कंपनी बस क्या देगी? जीएसटी और इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? बड़का बड़का सब कॉर्पोरेट टैक्स देगा सब। तो ये लगभग 60 लाख करोड़ रुपए होता है। कितना होता है? 60 लाख करोड़ रुपए होता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं करोड़ में तो तीनों टैक्स को मिला के 60 लाख करोड़ मिलता है। एक्साइज ड्यूटी 5% है सब। एक्साइज ड्यूटी 5%। आप आयात निर्यात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी देते हैं। बताइए, अगर आप बनाइएगा तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन शुल्क। अगर आप कोई चीज का उत्पादन करिएगा तो उसका होता है उत्पादन शुल्क, तो एक्साइज ड्यूटी 5%। अब विदेश से कोई चीज को मंगाइएगा तो कस्टम ड्यूटी उसका होगा 4%। तो एक्साइज ड्यूटी 5 और कस्टम ड्यूटी 4। एक्साइज ड्यूटी 5, कस्टम ड्यूटी 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा यहाँ पर। ये इस तरह से पैसे आते हैं। इसका हो गया 99% पैसा हो गया यहाँ पे। 1% जो होता है कैपिटल रिसिप्ट होता है, नॉन डेप्ट कैपिटल फायदा। जैसे सरकार कहीं निवेश की है तो सरकार को ब्याज वापस मिल जाए या सरकार को किसी पैसे पे रिफंड आ जाए, ये सब चीजों को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लिए हैं तो जब आपको हम पढ़ाएंगे कि सरकार पैसे खर्च कहाँ करती है तो दिमाग में बैठा के रखिए, ये जो कर्जा लिए हैं इतना ज्यादा, तो इसका जो ब्याज भुगतान करेंगे तो सरकार को सबसे ज्यादा भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा जो खर्चा होता है, टोटल पैसा का 20% पैसा ब्याज में चला जाता है। टोटल पैसा का 20% पैसा किसमें चला जाता है बाबू? ब्याज में चला जाता है। अब जरा कल्पना करो, सबसे ज्यादा अगर कोई खर्चा है तो ब्याज चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में 20% खर्चा हो जाता है। 20% खर्चा हो जाता है, जबकि पूरे राज्य, ध्यान से समझना कितना खतरनाक बात है देश के लिए, राज्य पूरे 28 राज्य का खर्चा है 20%। जितने स्टेट हैं उसका खर्चा कितना परसेंट है? 20%। यानी भारत सरकार यूपी को देती है 4 लाख करोड़, बिहार को देती है 2.5 लाख करोड़। देखो 20% कितना होता है, समझ में आ गया? 20% लगभग ये होता है 20% होता है, वही लगभग 20 लाख करोड़। इसकी स्कीम चलाती है। इस स्कीम में सरकार क्या करती है? स्कीम चलाती है तो उसमें 16% दे देती है। अब देखिए, जैसे किसान पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन है, ये जो भी स्कीम सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, स्कीम होती है, उस स्कीम में कितना लगा देती है? तो भाई 16% लगा देती है। 16% होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कीम चला रही होती है, उसमें कितना दे देती है? 16% देती है। 16% देती है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसे स्कीम होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं सब। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखिएगा, किसी को वृद्धा पेंशन 400 रुपया अगर मिलेगा तो 200 गवर्नमेंट देगी, 200 रुपये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसे कहेंगे क्या जी? स्पॉन्सर स्कीम। स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम है स्पॉन्सर स्कीम। तो क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट आधा हिस्सा होता है तो वो 16% है तो 8% है, 16% है तो 8%, समझ गया? 16 उसमें खर्चा करती है 16%। और जिस स्कीम में वो राज्य सरकार के मिलकर शेयरिंग कर रही है, स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रही है, उसमें राज्य सरकार जो होती है वो कितना देती है? 8% उसमें खर्चा होता है। कितना परसेंट खर्चा? 8%। और जितना स्पॉन्सर्ड स्कीम पे खर्चा होता है उतना ही 8% का खर्चा डिफेंस पे होता है। किस पे होता है? डिफेंस पर होता है। 8% का खर्चा डिफेंस पर। 8% का खर्चा किस पे होता है? डिफेंस पर होता है। इस चीज को सस्ता करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जैसे गैस उस पे थोड़ा सा सब्सिडी दे दीजिए, पेट्रोलियम पे 1-2 रुपया का सब्सिडी दे दीजिए, खास ये दोनों को जोड़ दीजिए 6 10, तो 40 से 10 कितना हो गया? 50, और 50 और 32 82, 82 ट्रांजेक्शन। जितना भी फाइनेंस कमीशन जाएगा वो कितना परसेंट जाएगा? 8% जाएगा। फाइनेंस कमीशन में कितना परसेंट जाएगा? 8% चला जाएगा। लोक राजस्व के बारे में हम लोग को देखना है। लोक राजस्व मतलब पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा 2 डिजाइन में जाएगा यहाँ पे। एक सार्वजनिक मतलब सरकारी, लोक मतलब भी सरकारी होता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय तो यानी सरकार को कहाँ कहाँ से पैसे आता है। और एक होता है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। तो सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है उसे सार्वजनिक आय कहते हैं, और कहाँ कहाँ खर्चा होता है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो आय बताइए बाबू, 2 टाइप का आय होगा। एक होगा आपको जो सरकार का अपना पैसा है उसे हम लोग कहते हैं राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। देखो बाबू, इस पैसे को सरकार लौटाती नहीं है, इस पैसे को सरकार लौटाती नहीं है। जैसे टैक्स, टैक्स का जितना पैसा है सरकार नहीं लौटाएगी, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, टैक्स का पैसा सरकार नहीं लौटाएगी। टैक्स का पैसा सरकार नहीं लौटाएगी। सरकार परसेंट का इनकम टैक्स हो, 18% की जीएसटी हो, 17% का कॉर्पोरेट टैक्स हो, सरकार नहीं लौटाएगी, सरकार नहीं लौटाएगी। चाहे वो आपका 6% का कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज हो, 5% का कस्टम, उसे कहते हैं जिसे सरकार लौटा देती है। जैसे बैंक में रखा पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा, बॉन्ड पेपर में रखा पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा, लोन के रूप में लिया गया पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा। तो बताइए, सरकार के पास और कोई रास्ता है पैसे आने का? यही 2 रास्ते हैं। 30% इनकम टैक्स दे दिए हैं, 18% जीएसटी और 30% क्या दे दिए हैं? इनकम टैक्स दे दिए हैं। 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स दे दिए। तो वो इनकम टैक्स और जीएसटी किसमें चला जाएगा? वो इनकम टैक्स और जीएसटी किसमें चला जाएगा? चला जाएगा। बजट हम लोगों ने इनकम आया 200 रुपया, कितना आया? या बजट घाटा कह सकते हैं। तो बताइए सार्वजनिक घाटा कितने रुपए का? 70। इसी को हम क्या कह सकते हैं? बजट घाटा। कितने रुपए का लगा?
₹70 का लग गया। लेकिन इसमें ये जो ₹200 का आय है ये कहां से आया ये भी डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या चीज है। रिसिप्ट का मतलब समझते हैं, रेडी आप लोग? तो हमें ओवरऑल सार्वजनिक आय के दो हिस्से किया, आप दिन रात मेहनत करके कमाए, उस पे से आप सरकार को जीएसटी दिए, इनकम टैक्स दिए, सरकार का कौन सा है बड़ा? राजस्व। जो बच गया वो बैंक में रख दिया, वो क्या हो गया? पूंजीगत। जो हम लोग कमाए तो कमाई आय जो होता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों को मिला के होता है, यानी ये 200 क्या चीज है? सार्वजनिक आय है। तो इसमें से सपोज कीजिए कि हो सकता है कि 140 हुआ होगा, 140 करोड़ मान लीजिए, रुपया मान लीजिए, कुछ भी मानिए, 140 रुपया हुआ होगा राजस्व है, तो 60 रुपया हुआ होगा पूंजीगत है। तभी ना मिलकर कितना हुआ? अब हम देखते हैं कौन सा? सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय कितना था? 270। ये दोनों मिलकर हुआ। राजस्व व्यय उस व्यय को कहते हैं जो रेगुलर काम के लिए खर्च किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पेंशन, सैलरी, राशन कार्ड पे होने वाला खर्च, 5 किलो भात, दाल, चावल, सब के लिए जो दिया जाता है, उस सब के लिए कौन सा है? राजस्व। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील खर्च करती है, राजस्व व्यय। मतलब व्यवस्थाओं को चलने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। सरकार का बहुत ज्यादा व्यय हो जाता है। राजस्व व्यय इसका था 200। राजस्व व्यय हो गया सपोज कीजिए 190। आप पूंजीगत व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय सिंपल है कि नहीं? अगर हम कहेंगे कि राजस्व घाटा बताइए तो राजस्व घाटा 70, लेकिन अगर हम ये कह दें कि सार्वजनिक घाटा 70, हम कहेंगे नहीं राजस्व घाटा बताइए, तो राजस्व घाटा को जोड़ेंगे किससे? राजस्व आय से। बताइए राजस्व घाटा, राजस्व घाटा बताइए बाबू, राजस्व घाटा 50। हम कहेंगे पूंजीगत घाटा, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत राजस्व, रेवेन्यू रिसिप्ट जिसे कहेंगे राजस्व, और एक कैपिटल रिसिप्ट जिसे कहेंगे पूंजीगत आय। पूंजीगत आय बताइए जितना बॉन्ड पेपर है, लोन वगैरह, ये सब पूंजीगत आय। टैक्स से पैसा ज्यादा, किस टैक्स का योगदान है? 19% इनकम टैक्स। टोटल टैक्स कलेक्शन में अकेले 19% कहां से आ जाता है? हालांकि लोन कितना लिया जाता है बताओ, हम आपको चार्ट पढ़ाए थे, कितना परसेंट है? कितना? 28, 24 बोल रही है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आपको व्यय भी पढ़ा दिया, सबसे ज्यादा हम लोग का व्यय आता है ब्याज भुगतान में, पढ़ा दिया ना आपको, पूरा लिस्ट बता दिए थे। अब आपको 50, तो ये हमारा क्या है? बजट घाटा है। तो इसे आप सार्वजनिक घाटा कहिए, क्या कहिए? बजट घाटा कहिए। एक साल का कितना घाटा लगा है? अब आपको लगता होगा कि 3 टाइप का चीजें हो सकता है, एक राजस्व हो सकता है, एक पूंजीगत हो सकता है, या इनका कॉमन करके सार्वजनिक हो सकता है। अब नया घाटा समझिए कौन सा हो गया? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या कहता है? कहता है कि देखिए आपका जो बजट घाटा लगा है ना, कौन सा घाटा? बजट घाटा। तो आपको लगता है कि हम लोग को लगता है यही सबसे बड़ा घाटा, लेकिन बजट घाटा में अगर आप ऋण को भी जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? ऋण को जोड़ दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। तो कुल घाटे में जब हम ऋण जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए सबसे बड़ा सरदर्द बजट घाटा है कि राजकोषीय घाटा? भैया यहाँ एक ही चीज का डर है कि हमें 50 रुपया घाटा मेंटेन करना है, ठीक है? और वहां दूसरी चीज का डर है, 50 रुपया घाटा जो यहाँ मेंटेन करना था, हमें बजट घाटा वो तो है, अब प्लस में ऋण अदायगी भी करना है, क्या देना है? ऋण। तो भारत किसी भी देश के लिए उसका जो बजट डेफिसिट या बजट घाटा सरदर्द होता है, या फिस्कल डेफिसिट, फिजिकल नहीं, फिजिकल में तो भारत डर हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट। किसी को दिक्कत? कौन सा डेफिसिट? क्या होगा? ऋण। राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा सरदर्द, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डिपेंडेंट होता है किस पे? राजकोषीय घाटा। जैसे राजकोषीय घाटा स्वतंत्र नहीं है, वो किस पे डिपेंड है? बजट घाटा। किस पे? बजट घाटा। उसी तरह प्राथमिक घाटा किस पे डिपेंड है? राजकोषीय घाटा। ये होता है राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा? माइनस ब्याज, ऋण नहीं, ब्याज माइनस ब्याज। ब्याज को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा में जब किसे घटा देते हैं? ब्याज को घटा देते हैं। तो कौन सा घाटा जाता है? प्राथमिक घाटा आता है। क्वेश्चन पूछा था सिंपल समझिए, राजकोषीय घाटा और ऋण के अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, माइनस कोई क्या कहता है? अंतर। तो राजकोषीय घाटा तथा ऋण के अंतर, राजकोषीय घाटा तथा ऋण के अंतर को क्या कहेंगे? प्राथमिक। एग्जाम में आजकल ऐसे नहीं पूछेगा प्राथमिक घाटा, वो खोल देता है आजकल। कहेगा रुको एक बात करते हैं, कहेगा कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? आप फट दे मारेंगे कि राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस ऋण, कोई से नहीं करेगा, इस वाले से निकालेगा। अगर इस फार्मूला से कर देंगे तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। इस फार्मूला से राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। और यहां से क्या हो जाएगा? बजट घाटा प्लस ऋण। तो राजकोषीय घाटा का दो फार्मूला, कितना फार्मूला? एक बजट घाटा प्लस ऋण, या प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज, माइनस नहीं प्लस। राजकोषीय की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक की बात नहीं कर रहे हैं। जब बात करेंगे प्राथमिक घाटा तो होगा राजकोषीय घाटा माइनस ऋण ब्याज, लेकिन इसी फार्मूला में जब हम कहेंगे राजकोषीय तो इस माइनस वाले को इधर भेज दीजिए प्लस, तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। तो राजकोषीय घाटा का दो फार्मूला, इस फार्मूला के हिसाब से बजट घाटा प्लस ऋण, और इस फार्मूला के हिसाब से प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज दोनों रहता है। ऑप्शन में दोनों रहता है, ए और बी दोनों सही होता है। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ए और बी दोनों सही है, दोनों रहता है, दोनों सही होगा। किसी को दिक्कत? ट्रियल डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट। ये क्या होता है? मुद्रा छापने में, मुद्रा छापने को सरकार को 500 रुपया का नोट छापने में 4.5 रुपया खर्चा हो जाता है। कितना? 4.5 रुपया उसका खर्चा। प्लान एक्सपेंस जिसे कहते हैं योजनागत व्यय। मतलब इस खर्चा का आपको पहले से योजना था, पहले से पता था, उसे कहते हैं योजनागत व्यय। आप सभी लोग का योजनागत व्यय है रूम रेंट। अब खर्च, सेना पर किया गया खर्च किस श्रेणी में आएगा? योजनागत व्यय। युद्ध में किया गया खर्च, गैर योजना, युद्ध का योजना रहता है कोई, सहायता राशि, गैर योजनागत व्यय। सरकार जो स्कीम चलाती है, अरे योजना बनने से पहले स्कीम बनता है ना, उसका प्रचार प्रसार होता है यहाँ पर, उसके बाद उस सब चीजों को एक्सपेंड किया जाता है। इंपोर्ट भी करते हैं। 2023 के आंकड़े से हमको मतलब नहीं है, 2023-24 का लेटेस्ट आंकड़ा लोगों को देखना है। समझा कि नहीं? लेटेस्ट आंकड़ा $1 और इंपोर्ट कितना किया हो गया घाटा? हम लोग $437 बिलियन का क्या कर दिए? हाँ, एक्सपोर्ट किए। अब बिलियन डॉलर को गोली मारी, ऐसे समझिए 437 रुपया का आपने क्या किया? 677 का क्या कर दिया? बताइए, ये लक्षण विश्व गुरु का है, लेकिन हमारी मीडिया दिखाती है कि हमने चीप का किया है। इंपोर्ट यानी हम लोग गुड्स के मामले में ठीक है या सर्विस के मामले में? सर्विस के मामले में ठीक है। सर्विस हम लोग का बढ़िया सॉफ्टवेयर है, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर का हम लोग अभी भी क्या कर पाते हैं? आयात कर पा रहे हैं, निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। समझ? क्रूड ऑयल खरीद देते हैं, और क्रूड ऑयल से हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम और डीजल और केरोसिन तेल निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन तेल, उससे जो कचरा बचता है ना, उससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें ऑयल, लुब्रिकेंट, उसके बाद ब्यूटी क्रीम्स, वो सब का आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा। बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएस।
बेचने की बात कर रहे हैं। चाइना में हम लोग बेच पाते हैं, चाइना से हम लोग खरीद पा रहे हैं। उसके बाद यूएई, किसे यूएई, उसके बाद देखो चाइना को कितना बेचते हैं। चाइना के लोग हमारे सामान को नहीं खरीदते हैं। और जब हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज का आयात करते हैं, तो सबसे ज्यादा आयात करते हैं क्रूड ऑयल, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम और डीजल नहीं रहेगा तो दुनिया ही रुक जाएगी। भारत क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितनी मोटरसाइकिलें चल रही हैं बिना पेट्रोल के कोई चलेगी? जितने भी 4 व्हीलर चल रहे हैं बिना डीजल के चलेंगे? अरे कुछ फोर व्हीलर पेट्रोल पे चलते हैं जो स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ हैवी पावर का गाड़ी हो जाएगा, पेट्रोल पे कहाँ जाता है?